हेलो। साउंड क्लियर है क्या? हेलो। साउंड चेक। यहाँ से तो आउटपुट जाते हुए दिख रहा है प्रॉपर। नहीं आने का कोई कारण नहीं है। हेलो। हाँ। आ रहा है? ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो चालू करते हैं 5-6 मिनट में।
गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो कमेंट में मुझे यस लिख के भेजिए। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस, थैंक यू अतुल जी। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन के आज के इस लाइव वेबिनार में। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आए हैं। और साथ ही मैं सभी पदाधिकारियों का, उत्तर प्रदेश के उन सभी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर कर सकूं या आप लोगों के साथ कुछ बात कर सकूं, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए। वैसे तो मेरा जो प्रोफाइल है वो वीडियो एडिटिंग का है, लेकिन आज मुझे जो सब्जेक्ट मिला है वो है कि एक वीडियो एडिटर या एक फ़ोटोग्राफ़र जब एक कस्टमर से डील करता है तो वो डील करने से लेके उसकी डिलीवरी तक उसकी टोटल प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग पे तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि जो आने वाले कुछ समय में 3 दिन बाद 31 को फिर से एक सेशन है, उसमें हम वीडियो एडिटिंग पे बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका वर्कफ्लो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे लेके जाने वाला हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो मैं ज़रा स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। प्रिपरेशन बिफोर असाइनमेंट, ठीक है। तो प्रिपरेशन बिफोर असाइनमेंट का मतलब है कि आप अगर एक क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट के पास जाने से पहले आपको क्या तैयारी करना है। उसके बाद जब आप शूट पर जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करना है शूट पर जाने से पहले। शूट करने के बाद आपके पास जो डेटा आता है उसको कैसे मैनेज करना है, एडिटर के साथ कैसे डील करना है, और एडिटर को आपको क्या क्या बताना है, और एडिटर जब एडिट करके देगा तो कस्टमर को डिलीवरी करना है। ये पूरा जो वर्कफ्लो है ये आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वर्कफ्लो में हम लोग समझने वाले हैं कि फ़ोटो और वीडियो के हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोडक्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का मतलब जैसे कोई एक आधा पेन की कंपनी क्या पेन लेने चले गए आप मार्केट में, तो वो पेन का दुकान वाला आपको क्या बताता है कि एक ये पेन है जो 5 रुपये का है, ये पेन है एक 10 रुपये का है, ये पेन है ये 20 रुपये का है, ये 50 रुपये का है। अब आप उसको अगर 50 रुपये वाला पेन 5 रुपये में मांगेंगे तो वो नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि 50 रुपये वाले की क्वालिटी 50 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ ही बनी हुई है, ठीक है। और 5 रुपये की क्वालिटी 5 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ बनी हुई है। तो हमारे फोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र जो भाई है आजकल इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ऐसा मेरे कुछ समझ में आया है। तो मैं ये जितना भी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ ये मैं मेरी पर्सनल राय दे रहा हूँ, और मैं जो फील कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में कि कुछ लोग गलत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। जितना उन्होंने मेहनत किया है उसके हिसाब से उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है, उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इस पूरे सेशन के दौरान हम अपने प्रोडक्ट्स डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है और कौन से प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, कौन सा पैकेज में क्या प्रोडक्ट हमको आउटपुट में देना चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ फोटोग्राफी नहीं। फोटोग्राफी में तो फिर भी आपको प्रोडक्ट पता होगा कि हमारे पास एल्बम होते हैं, एल्बम में भी अलग अलग टाइप के एल्बम होते हैं। फ़ोटो बुक होता है, करिश्मा एल्बम है, फिर कैंडिड एल्बम हम लोग बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अलग करते हैं। तो जनरली फ़ोटोग्राफी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन वीडियो में क्या प्रोडक्ट है उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये सब जानकारी का बहुत सारा अभाव आज भी मैं फेस कर रहा हूँ कि बहुत से फोटोग्राफर्स में है। तो इसी को आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अगर ये सेशन चालू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी में को किसी को भी इस सेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप फेसबुक पर
जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके उसको कमेंट करिए। मैं ज़रूर थोड़ा सा टाइम लूँगा लास्ट में और उसके अंदर में आपके जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें हम सीखने वाले हैं प्रिपरेशन बिफोर असाइनमेंट। राइट, तो सबसे पहला मैं स्लाइड यहाँ पर चेंज करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि ऐसा क्या है। देखिए मेरा प्रोफाइल वीडियो का है, मैं फ़ोटो के बारे में बहुत कम बात करूँगा, मैं जितनी बात करूँगा यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड बात करूँगा। इसलिए जो भी मेरा स्लाइड आपको दिख रहा है वो सिर्फ आपको वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो को कंसिडर करके ही यहाँ पर रहने वाला है। तो ऐसा क्या है जो आप वेडिंग वीडियो को रियल बनाता है? इसका मतलब है कि जब आप कोई वीडियो प्रेजेंट करते हो किसी के सामने तो वो वीडियो बहुत रियलिस्टिक लगना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये कि आप उस वीडियो को देखते देखते उस समय उस जगह पहुंच जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसा क्या है आपके वीडियो में जो उसको रियल बनाता है। तो उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं कि वीडियो अगर एक अच्छा बनाना है आपको, तो सिर्फ एडिटर पे डिपेंड रह के आपका वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी आपकी डे 1 से होगी, जब आप असाइनमेंट प्लान करते हैं तभी से। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी डे 1 से कि आपको वीडियो में किस तरीके के शूट्स करने हैं, कितनी टीम यूज़ करना है, उसके बाद में क्या कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है, ये सारी प्लानिंग आपको करना चाहिए आपका वीडियो शूट करने से पहले। ये यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, आप जो भी प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टीम चाहिए, और वो टीम आपकी एक स्किलफुल टीम चाहिए। एक नया बंदा, नया आदमी किसी को भी आप खड़े कर देते हैं तो शायद वो उतना अच्छा आउटपुट, उतनी डिटेल, उतनी अच्छी चीज़ें निकाल नहीं पाता है। तो एक प्रोफेशनल स्किल टीम आपके पास में चाहिए, जिसके वजह से आप वीडियो की जो कैप्चरिंग है वो प्रॉपर कर पाए। उसके साथ साथ आपको राइट इक्विपमेंट्स भी चाहिए। तो आप जैसे प्लानिंग करेंगे उस तरीके से टीम काम करेगी, लेकिन अगर टीम के पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, राइट, तो आप समझिए इसको, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लानिंग के बाद में टीम के बाद इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट आपके पास में प्रॉपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप उसका सब्स्टिट्यूट निकालते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आप देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम को प्रॉपर वीडियो शूट करना है, इस तरीके का करना है, और उसके लिए ये इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और शूट के वक्त वो रेडी होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट है कि राइट इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में होना चाहिए गाइडेंस ऑन क्रिएटिव पोजेस। तो आप सभी लोग फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको पता होगा कि आप जब एक एल्बम डिज़ाइन करते हैं तो उस एल्बम की जान आप लोग मानते हैं उसके क्लोजअप को मानते हैं, ठीक है, ताकि वो एल्बम जो है वो ज़्यादा उठावदार दिखे और उसके अंदर दूल्हा दुल्हन वो अच्छे से प्रेजेंट हो। तो उसी तरीके से आज की डेट में जब वीडियो बन रहे हैं तो वीडियो पोजेस भी क्रिएटिव हो गए, राइट। वीडियो पोजेस भी काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आपको शूट करना होगा। तो वो क्रिएटिव पोजेस का आपको आइडिया होना चाहिए, उसका गाइडेंस आपके पास में होना चाहिए कि हमें किस तरीके के पोजेस लेने हैं। अब वो ज़माना गया कि एक फोटोग्राफर आता है और लड़का और लड़की को एक फ़ोटो पोज बताता है और हम उस फोटो पोज को वीडियो कैमरे में कैप्चर करते हैं। अब वो समय यहाँ से चला गया है। अब आपको क्रिएटिव पोजेस बनवाने होंगे, आपके कस्टमर से करवा के लेने होंगे, और कम समय में वो क्रिएटिव पोजेस कैसे बना सकते हैं इसका पूरा नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपके वीडियो को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को प्लानिंग से करना होगा। उसके बाद 5th जो पैरामीटर मैंने लिखा है, राइट सिलेक्शन ऑफ म्यूज़िक। तो जब भी आप शूट करने जाते हैं तो या तो शूट करने से पहले या शूट करने के बाद जब आप काम कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग पे जाते हैं, तब आपका म्यूज़िक सिलेक्शन भी उतना ही प्रॉपर होना चाहिए। यानी सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि शूट अच्छा कर लिए तो भी काम हो जाएगा, उसके लिए आपका म्यूज़िक सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद 6th पॉइंट है फंटास्टिक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है जो आपका एडिटर है उसने उस म्यूज़िक के साथ आपके वीडियो जो आपने शूट किया है उसको प्रॉपर प्रेजेंट करना चाहिए, और उसका प्रेजेंटेशन इतना प्रॉपर होना चाहिए कि उसको देखते से ही सामने वाला जो क्लाइंट है वो बोले कि हाँ ये कुछ अलग है या ये कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि ऐसा क्या है जो वेडिंग वीडियो एडिटिंग को रियल बनाता है, उससे
उसको तैयार करने के लिए 6-7 पैरामीटर्स है जिस पे आपको काम करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 6-7 पैरामीटर्स मैंने बताया है, इसी पैरामीटर्स को हम डिटेल में और आगे चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा जो सेशन है ये पूरा इन 6-7 पैरामीटर्स को लेके ही होने वाला है। इसी पे मैं सारी आज आपके साथ में जो ये वेबिनार है ये करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस पे ज्वाइन कीजिए। फेसबुक के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप आपके क्वेश्चंस आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको, राइट। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। वो पॉपअप में मोबाइल एक ऊपर से आ रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ है नाउ अवेलेबल इन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। तो ये क्या है? तो ये है नागपुर में हमारा वीडियो एडिटिंग एकेडमी है जिसका नाम है क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग, जिसका मोबाइल एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है। और उस एप्लीकेशन में अगर आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप टाइप करेंगे क्विक वीडियो एकेडमी, ये आप उसमें टाइप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिए। इस एप्लीकेशन में आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स हमेशा आपको मिलते रहेंगे। कुछ आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, कुछ आप वहाँ पर कोर्सेज को बाय भी कर सकते हैं जो कि बहुत कम कॉस्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ। मैंने क्या किया है, फोटोग्राफर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है छोटा छोटा, और उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में या इसमें कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता हूँ। मैं जस्ट एक डिवाइड कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल आदमी के नज़र में एक फ़ोटोग्राफ़र कौन है जो फोटोग्राफी बिजनेस में नहीं है। ऐसे एक नॉर्मल पर्सन के सामने अगर हम फोटोग्राफर वर्ड लेते हैं तो उसके लिए वो फोटोग्राफर कौन है? तो फोटोग्राफर वो है जो अपने नॉलेज और अपनी स्किल और अपने अनुभव से दिए गए सब्जेक्ट को कैमरा के द्वारा खूबसूरती से एक फ्रेम में कैद करता है, ठीक है। कैमरा के द्वारा जो भी सब्जेक्ट आपने उसको दिया है वो कैमरा के द्वारा अपने नॉलेज और स्किल से खूबसूरती से कैसे दिखाई देगा उसको इमेजिन करता है और उसको अपने कैमरे में कैद करता है। इसी को हम एक नॉर्मल फोटोग्राफर बोलते हैं, एक जनरल आदमी के नज़रों में। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है कि हु इज़ वेडिंग फोटोग्राफर। तो वेडिंग फोटोग्राफर कौन है जनरल आदमी के नज़रिए से? तो जनरल आदमी के नज़रिए से वेडिंग फोटोग्राफर वो है जो फोटोग्राफी की अनेक इकाइयों में से, मतलब फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो वो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। शादी की फ़ोटोग्राफी होती है, फूड फोटोग्राफी होती है, जंगल सफारी जो होती है उसकी फ़ोटोग्राफी अलग होती है, अलग अलग ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम है, ठीक है। उसमें से शादी की फ़ोटोग्राफी करना चुनता है और उससे अपना जो भी आगे का बिजनेस है वो चलाता है। मतलब वेडिंग फोटोग्राफर कौन है? जो शादी में फोटोग्राफी करता है वो होता है वेडिंग फोटोग्राफर। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप वेडिंग फोटोग्राफर है या प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर है, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। यहाँ पर वेडिंग फोटोग्राफर मतलब जो सिर्फ फोटोग्राफी करता है, और जब आप प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारा डेफिनेशन चेंज हो जाता है, और वो होता है प्रोफेशनल फोटोग्राफर मतलब जो कि फोटोग्राफी द्वारा पैसे कमाता हो। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर का मतलब है जिसे वेडिंग में की जाने वाली हर एक रिचुअल, हर एक इमोशन, हर एक व्यक्ति और परंपरा के ज्ञान के साथ साथ फोटोग्राफर की जिम्मेदारियों का पूरा एहसास हो और वो उसे उचित मूल्य लेकर पूरा करता हो। इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। जब हम लोग फोटोग्राफर की बात करते हैं यहाँ पर कि हु इज़ फोटोग्राफर, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि मैंने असाइनमेंट किस तरीके से लिया है, क्या लिया, उसको सिर्फ उस समय पे जो चल रहा है उसको कैप्चर करना होता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो पूरा असाइनमेंट फाइनल करने से लेके डिलीवरी तक पूरा काम करता है, ठीक है। तो आप दोनों को थोड़ा सा, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में एक्सपोजर बोलते हैं, फोटोग्राफी लैंग्वेज में कि हम एक फ़ोटो एक्सपोजर को बुलाते हैं, तो वो हमारे लिए एक फ़ोटोग्राफर है। वो सामने एक जनरल आदमी के लिए भी फोटोग्राफर है। लेकिन प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर कौन है? जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। एक जनरल आदमी डील करता है
वो आपसे बात करता है कि मेरे यहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, इतने तारीख को होने वाला है, आप उससे डील करते हो कि ये इवेंट का ये पार्ट है, मैं इसको कवर करूँगा और कवर करने के बाद इसमें आपको ये आउटपुट दूंगा, और उसको आप क्लोज करके उससे कुछ अमाउंट लेके उस इवेंट को पूरा प्लानिंग करते हैं और प्लान करके उसको शूट करके और उसके बाद उसका फाइनल आउटपुट बना के अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो जनरल आदमी के लिए प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर मतलब ये होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर। फोटोग्राफर जो होता है वेडिंग फोटोग्राफर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो यहाँ पर मैंने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फाइनल करते हैं कस्टमर के साथ, तो आप अपने ऊपर जो जिम्मेदारी लेते हैं वो है एक तो फ़ोटो शूट करना, वीडियो शूट करना, फ़ोटो और वीडियो का एडिट करके उसका एक फाइनल आउटपुट बनाना और उसे उस कस्टमर को डिलीवर करना। ये चारों पैरामीटर की पूरी जिम्मेदारी आप असाइनमेंट फाइनल करते वक्त अपने ऊपर लेते हैं, इसीलिए आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कहलाते हैं। राइट, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि जनरली एक फ़ोटोग्राफ़र जो सिर्फ फोटोग्राफी करता है वो और एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफ़र, उसके जिम्मेदारियों में क्या फ़र्क है। दोनों की अपनी अलग जिम्मेदारी है। आपको मालूम है सिर्फ फोटोग्राफर उसका काम है आना, फ़ोटो शूट करना और चले जाना, और सिर्फ रॉ फुटेज जैसा कि वैसा जिसने उसको बुलाया उसको हैंड ओवर कर देना। और जब आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की कैटेगरी में आ जाते हो तो आपको उस असाइनमेंट के डे 1 से उसको फाइनल करने से लेके उसको डिलीवर करने तक पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होती है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारियाँ काफ़ी लोग हैं जो कर भी रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आया हूँ और इस टॉपिक में कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं ऐड करने वाला हूँ। ये जनरल बातें हैं, यहाँ तक कि कई सारी बातें आप लोगों को अभी तक पता होगी, कई लोग इस तरीके से काम भी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट मुझे लगता है कि वो मुझे वीडियो के नज़रिए से ऐड करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि वेडिंग यानी क्या। देखो, जब तक आप वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या जब से कर रहे हो, जब तक आपको शादी के जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं हो, या वेडिंग को आप एक बड़े इवेंट के तौर पे नहीं देखते हो, मतलब इवेंट मतलब आपके लिए क्या है, वो शादी मतलब आपके लिए क्या है, आपके लिए बिजनेस है। आप गए फ़ोटो शूट किए और आप आ गए, अच्छे से हुआ तो ठीक, अच्छे से नहीं हुआ तो ठीक, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जिसके यहाँ पे शादी होती है, जिसके घर में शादी होती है, आपके भी घर में शादी होती है, ठीक है, तो जब वो शादी तय होती है या शादी होने वाली होती है, तो वो शादी का मायना आपके घर में अलग अलग जनरेशन के लोगों के लिए क्या है, ये आप कभी सोचते हैं क्या। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके घर में कोई एक बच्चा पैदा होता है, तो जिस दिन पैदा होता है उस दिन से आपकी कुछ ना कुछ प्लानिंग शुरू हो जाती है। इसकी शादी में मैं ऐसा करूँगा, ये उठा के रख दो, उसकी शादी में हम यूज़ करेंगे, हम इसकी शादी में उसको बुलाएंगे। डे 1 यानी 25 सालों से वो शादी के जो अरमान है वो अंदर रहते हैं, जो उस शादी के दिन निकलते हैं बाहर। आपके लिए वेडिंग क्या है, सिर्फ एक आपका बिजनेस है, आपने गए फ़ोटो शूट करके आ गए, पर जिसके यहाँ शादी है उसके लिए वेडिंग क्या है, वो 25 सालों के उसके अरमान है। ठीक है, उस 25 सालों में वो बहुत सारी प्लानिंग करता है इस शादी को करने के लिए। सिर्फ 2 या 4 दिन में उसकी प्लानिंग नहीं करता है, या 2-4 महीने में प्लानिंग नहीं करता है। आप देखो, आपने आपके घर में शादी की है तो उसकी प्लानिंग कब से स्टार्ट की हुई है, काफ़ी पहले से। बस उसको हम जब एंगेजमेंट होती है तब से शादी के पीरियड में फाइनल एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लानिंग उसकी 25 साल से करते हैं। ठीक है, तो एक पिक्चर आई थी, साउथ की मूवी है श्रीनिवासन कल्याणम, श्रीनिवासन कल्याणम, उसके अंदर में मेरे को कुछ सीन्स ऐसे समझ में आए जो वेडिंग को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने उसका एक वीडियो, 2-3 वीडियो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं, जिसको मैं प्ले करके आपको बताना चाहता हूँ। और इसको देखने के बाद शायद आपके माइंड में आ जाएगा कि वेडिंग का इम्पोर्टेंस एक फैमिली के लिए क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ, आप इसको देखिए। दादी माँ शादी का क्या मतलब है? शादी का मतलब बड़ा त्योहार। एक बार फिर से प्ले कर रहा हूँ।
शायद हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? प्लीज़ कोई तो रिप्लाई कीजिए मुझे, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, चलो साउंड आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ सिस्टम में एरर आ रहा है। 1 मिनट वेट करते हैं इसको प्ले होने के लिए, जब तक कि मैं वापस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, चलो तो एक बार मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको। क्लोज द प्रोग्राम। होता है कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाते हैं, कितना भी प्लानिंग करके रखो और कोई ना कोई एरर आ जाता है। ठीक है, मैं वापस इसको रिप्ले कर रहा हूँ। पीपीटी ऑन करना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे आप समय दें थोड़ा सा। दादी माँ, शादी का क्या मतलब है? शादी का मतलब बड़ा त्योहार। मतलब होली और दिवाली जैसा त्योहार? वो त्योहार साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये त्योहार जिंदगी में एक बार आता है। जब ये त्योहार आता है, नए रिश्ते, नया प्यार भी साथ लाता है। और नए कपड़े भी आते हाँ, हैं? नए कपड़े भी आते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बढ़कर घर में नई पीढ़ी भी आती है। इसलिए शादी मतलब बड़ा त्योहार, समझा? हाँ हाँ। शादी शादी की तरह ही होनी चाहिए, फंक्शन की तरह नहीं। पत्तों का मंडप, ढोल बजना, सही खाना, सब कुछ परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आजकल ये सब कहाँ है, दिन बदल चुके हैं। दिन बदल सकते हैं, लेकिन परंपराएं नहीं बदलती। जब हम पैदा होते हैं सब खुश होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता होता। जब हम मरते हैं तो सब दुखी होते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। जो हमें पता होता है वो हमारी खुशी को बांटता है, और शादी ऐसा ही मौका होती है। तो ये कितनी अच्छी होनी चाहिए। मैं पोता या पोती की शादी सिर्फ देखने के लिए नहीं करवा रही। शादी में रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारे अपने लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ देखना है तो सबको बुलाओ, तो तुम कभी भी नहीं बुलाओगे और ना ही वो आएंगे यहाँ पर। अगर कहूँ कि घर में शादी है तो सब आएंगे। उन्हें देखकर हमारी 70 साल की जिंदगी दिखाई देती है। ऐसे मत करो बेटा, खराब हो जाएगी। नहीं, दिखाइए ना। वाओ! हाय दादी। हाय बेटा। क्यों दादी, 70 साल की जिंदगी दिखाई दे रही है ना? दिखाई दे रही है। तो आपने ये वीडियो देखा है अभी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर में आपको ये समझ में आया होगा कि वो जो दादी है उसमें दिखाई गई, वो उसमें क्या देखना चाहती है उस वेडिंग के अंदर। वो देखती है कि मैंने जो अपने 70 साल बिताए हैं अपनी ज़िंदगी के, उस 70 सालों में मैं किन किन लोगों से मिली और कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े, वो सब इस शादी में नज़र आएंगे। इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो शादी को करना चाहती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वेडिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं है। किसी के लिए 25 साल के इमोशंस है, किसी के लिए 50 साल के इमोशंस है, किसी के लिए उसका लाइफ, आने वाली जो लाइफ है उसके सारे सपने हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वेडिंग के अंदर में जो आपको समझना होगा, तभी आप उसको ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको इवेंट कैप्चर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उस इवेंट के अंदर जो उन लोगों की फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, उसको समझने की कोशिश करने की बात कर रहा हूँ। और जब आप वेडिंग शूट करने जाएंगे, ठीक है, तो उस शूट में आप ये इमोशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो इमोशंस सबके लिए अलग अलग होंगे और हर समय पे अलग अलग निकलेंगे, लेकिन आपको उसको ढूंढना होगा और उसको कैप्चर करना होगा। और वो जब आप फील उसके अंदर में कैप्चर करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे, तो डेफिनेटली हर आदमी जो वो वीडियो देखेगा वो उस वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो फील करने लगेगा उस इमोशन को। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो आइए हम लोग इसके बाद सेकेंड वीडियो देखते हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेडिंग से रिलेटेड। दादी माँ, शादी का क्या मतलब है? शादी का
अब ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। हाँ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो के अंदर में क्या दिया है, शादी के हर एक इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसकी हमें इज्जत करना चाहिए। तो मैंने कई बार देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद के लिए रिस्पेक्ट तैयार नहीं कर पाते। वो वेडिंग में जाते ज़रूर है, लेकिन वेडिंग के जो भी वहाँ तैयारी की गई है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और वहाँ पर उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं किसी भी एक पर्सन को या किसी भी को भी डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग करते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ फोटोग्राफर नहीं आते, बहुत से अदर कैटेगरी के या अदर सर्विस प्रोवाइडर्स भी उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो गलती हम लोग ना करें, इसका हमें ध्यान रखना है ताकि हम एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन के हमेशा रहे, नहीं तो लोग हमारी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। उसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर ऐड किया है। रुको रुको, चप्पल पहनकर क्यों जा रहे हो? 1 मिनट में देकर आ जाऊंगा माँ जी। देखो, शादी का मंडप मतलब मंदिर जैसा होता है। यहाँ पर अष्टदिक्पालक सप्तऋषि सब होते हैं। कलश में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजित होते हैं। ऐसे पवित्र स्थान में चप्पल पहनकर जाओगी क्या? माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि मंडप में इतने सारे भगवान होते हैं। चप्पल उतार देता हूँ। तो इस वीडियो में आपने अभी देखा होगा कि एक पर्सन वहाँ पर चप्पल पहन के आने वाला होता है और उसको उस लेडी ने रोक दिया और उसका मतलब समझाया कि जहाँ पर पूजा होने वाली है वहाँ पर कितने भगवान का वास होता है। और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदी संस्कृति के साथ में रहते हैं, तो हमें इस सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस इतना ही मैं इस जगह पे बोलना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक और लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं शादी में बहुत सारे ऐसे रियल टाइम इवेंट होते हैं, जैसे कि शादी में पंडित जी जो है वो मंत्र पढ़ते हैं और वहाँ पर वेडिंग जो होती है वो शादी का जो भी फेरे हो रहे हैं या इवेंट है उसको पूरा कराते हैं। तो कई बार हमारे पास में रिकॉर्डर होते हुए भी हम उस मंत्र को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि वो मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उसको आपने अच्छे से कैप्चर कर लिया और उस मंत्र के साथ आपने वेडिंग का जो फुटेज है उसको एडिट कर लिया, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होगा, मतलब बहुत ही अलग तरीके का होगा। ठीक है, आपको साउंड कम आ रहा है, मैं एक बार इंक्रीज कर देता हूँ साउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसके अंदर में पंडित द्वारा पढ़े गए मंत्रों का क्या मतलब है वो समझाया गया है। बस ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं आपको इस तरीके की कोई वीडियो दिखाकर बोर नहीं करूँगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने मेन टॉपिक पे आ जाऊँगा। बस मैं इम्पोर्टेंस समझाना चाहता हूँ हर एक चीज़ का, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप इसको प्लीज़ प्ले करता हूँ मैं, देखिए स्क्रीन पर मैं वापस वीडियो लेके आ रहा हूँ। ओके। बचपन में बुआ की शादी में पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए मुझे उनका मतलब समझाया था। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं ते देवः बृहस्पतिः ध्रुवं ता इन्द्रश्चादाहितो राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। जब तुम्हारे सिर पर जीरा और गुड़ लगाते हैं तब ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवंता इन्द्रश्चादहितो राष्ट्रं धारयतां ध्रुवः, ऐसा कहते हैं। मतलब अष्टदिक्पालक को साक्षी मानकर वादा करना होगा कि हम दोनों साथ रहेंगे। कन्यादान करते वक्त धर्मेच अर्थेच कामेच मोक्षेच नाति चरितव्य, ऐसा कहते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम में मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और इसके बाद नादचरामी कहते हैं, इसका मतलब है कि मुझे ये मंजूर है। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालते वक्त मांगल्यम तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुमगे तुम जीवम सरदाम शुभम, ऐसा कहते हैं। मतलब मेरी जिंदगी का कारण इस सूत्र से मंगल नाम का रिश्ता तुम्हारे गले में बांध रहा हूं। पहली गांठ बांधने के बाद पूषा द्वेत नयत हस्ता गृह अश्विनो द्रव प्रवाह ताम्र देना गुमान कचा गृह पत्नी यथा सोवसी निवात ब्रुततम अवदाभ्य। मतलब घर की मालकिन की तरह हुक्म चलाकर तुम हमें सुधारने के लिए हमारे घर आ जाओ, ये होता है। बचपन में बुआ की शादी में
तो मैंने आपको यहाँ पर अभी कुछ वीडियोस दिखाए हैं और ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाया है कि वेडिंग से आप सिर्फ ऐसा कनेक्ट मत होइए कि आप उसको अपना बिजनेस या फिर सिर्फ उसको आप एक इवेंट की तौर पे देखते हो। आप उसको इमोशनली भी कनेक्ट हुई। जब आप वो इमोशनली कनेक्ट होंगे तो उस वेडिंग के काफ़ी अच्छे इमोशंस को कैप्चर करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप जिस लेवल पे काम करना चाहते हैं वो रिचनेस आप अपने काम में दे पाएंगे, अपने क्लाइंट को उतना रिचनेस के साथ सेटिस्फाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत देर हो गई और बहुत सारी हम लोगों ने बातें की है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग वीडियो पे बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं और उस वीडियो के बाद में हम आगे के वीडियो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जो देना चाहता हूं उससे बात करते हैं। ठीक है, तो ताकि आप लोग बोर ना हो, आपको लगे कि हाँ मैं आज वीडियो से रिलेटेड बात कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारा प्रेजेंटेशन देखने से आप लोग या मैं भी बोर हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ जो कि वेडिंग का वीडियो है, जो कि पूना के नील चौहान फोटोग्राफी उनका वीडियो है और बहुत सुंदर वीडियो उन्होंने बनाया है, मैं उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं वो प्ले करता हूँ आपके सामने। स्टार्टिंग से लगाता हूँ फिर से। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए और मुझे फीलिंग्स को जमा करके उसको वेडिंग के कुछ रिचुअल्स दिखाते हुए और कुछ मंत्रों के साथ में यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत वीडियो मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि जब आप वेडिंग असाइनमेंट सामने कस्टमर से डील करने के लिए जाते हैं तो वेडिंग में फ़ोटोग्राफी के प्रोडक्ट्स तो आप दिखाते हैं, लेकिन वीडियो के कितने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं? आप सिर्फ इतना बात करते हैं कि हम लोग सिनेमेटोग्राफी करेंगे और सिनेमेटोग्राफी में आपको एक ये प्रोडक्ट दे देंगे, मतलब क्या कि आप हाइलाइट्स दे देंगे या फिर एक लॉन्ग वीडियो दे देंगे या टीज़र दे देंगे या फिर हो सकता है हम तीनों दे देंगे। सब चीज़ हम लोग उसको देने की बात करके आते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्योंकि आप जब मेहनत करते हो तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक वेडिंग वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक सिनेमेटोग्राफर को बुला लेंगे एक बार, तो उसको शूट करने के बाद में हम उसके अलग अलग प्रोडक्ट एडिट करके दे देंगे। लेकिन इन सब के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और उस मेहनत को मैं आपको आज डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ कि आप अलग अलग कैसे प्रेजेंट करेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक गलती करते हैं कि जब आप एक असाइनमेंट फाइनल करते हैं 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में जब एक असाइनमेंट फाइनल करते हैं तो उसके साथ में आप डील करते हैं कि आप उसको एल्बम देंगे और एल्बम के अलावा आप वीडियो के अंदर में आप उसको एक टीज़र बना देंगे, एक हाईलाइट बना देंगे, एक फिल्म बना देंगे, एक उसको आप एक लॉन्ग वीडियो बना के देंगे 4 घंटे का। और उसके बाद में जब दूसरा क्लाइंट आता है और उससे आप 3 लाख रुपए में आपका असाइनमेंट फाइनल करते हैं, तब उसको क्या कमिट करते हैं? वही 4 चीज़, टीज़र भी देंगे, हाईलाइट भी देंगे, फिल्म भी देंगे और लॉन्ग वीडियो देंगे। तो 1 लाख रुपए और 3 लाख रुपए में क्या अलग दिया आपने? मेरा क्वेश्चन है, इसमें अलग क्या कर दिया आपने? क्यों मैं आपको 3 लाख रुपए दूं जब मुझे 1 लाख रुपए में आप सब चीज़ दे रहे हो? तो
ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके वीडियो के प्रोडक्ट्स के पैकेजेस अलग अलग बनाने हैं कॉस्ट वाइज। लोअर कॉस्ट में क्या होगा, मीडियम कॉस्ट में क्या होगा, अपर हाई क्लास में क्या होगा, या हाई क्लास में क्या होगा, ये सब पैकेजेस अलग अलग करने हैं और उसके प्रोडक्ट भी अलग अलग करने हैं, उसका शूट का तरीका भी अलग अलग करना है। आज का हमारा मेन टॉपिक यहीं पे है और इसके बाद आपको जो टॉपिक मिलने वाला है वो सारा की सारा आपका वीडियो को लेके पैकेजेस को चेंज करने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो स्क्रीन शेयर किया है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। इस स्क्रीन के अंदर आप देखते हैं, पर क्या आपको वीडियो प्रोडक्ट की जानकारी है? तो क्या आपको पता है कि आपके पास वीडियो के कितने प्रोडक्ट हैं? जैसे कि वैसे ही जब आप वीडियो की बात करें तो वीडियो में किस रेट में क्या प्रोडक्ट देंगे इसकी समझ आपको होनी चाहिए। साथ ही किस पैकेज में कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, जो कि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स कस्टमर से डील करते वक्त में नहीं समझते हैं और वो सब कुछ कमिट करके आ जाते हैं वहाँ पर। तो आप ये सोचें कि वही लोग हैं, समाज वही है, वही एरिया है, आप जब वो डील करके आते हैं तो वहाँ से आपको दूसरा रेफरेंस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको लगता है कि यार दूसरे ने तो ये काम मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ पे 50,000 में किया जिसका मैंने अभी 80,000 पेड किया, और तीसरा आदमी बोलता है उसने 2 लाख पेड किया था, मैंने तो 80,000 में ही करवा लिया। तो आप इन चीज़ों को समझे, थोड़ा सा हम इसको अभी अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि वीडियो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, पहले वो समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा है जो आप सालों से देते आ रहे हैं। पहला वीडियो प्रोडक्ट है लॉन्ग वीडियो, मतलब शादी का पूरा वीडियो, जो कि हो सकता है 2 घंटे का होगा, हो सकता है 3 घंटे का होगा, हो सकता है 5 घंटे का होगा। लॉन्ग वीडियो, पूरा वेडिंग का फुटेज, उसके अंदर में आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना होता है। तो आपका पहला प्रोडक्ट होता है फुल वीडियो, ठीक है। दूसरा वीडियो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, जो कि आपको मालूम है पिछले 10 सालों से आप उसको डिलीवर करते आ रहे हैं, हाईलाइट वीडियो, ठीक है। तो हाईलाइट क्या है? तो आपने जो 5 घंटे का वीडियो शूट किया है उस 5 घंटे की समरी 4 से 5 मिनट में आपको बताना है, ठीक है। वो आपका हाईलाइट वीडियो हो गया। उसके बाद आता है टीज़र वीडियो। अब जब आप किसी क्लाइंट को हाईलाइट दे रहे हो तो क्या उसको टीज़र देना ज़रूरी है? मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जब आप हाईलाइट दे रहे हो तो टीज़र देना चाहिए क्या? तो मेरा जो सजेशन है वो कभी भी टीज़र नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको प्रोडक्ट के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ ये वाली, कि हाईलाइट वीडियो एक प्रोडक्ट है, वैसे टीज़र वीडियो एक अलग प्रोडक्ट है। कई लोगों को मैंने देखा है हाईलाइट दे रहे हैं उसको टीज़र बताते हैं, या टीज़र दे रहे हैं उसको हाईलाइट बता रहे हैं। वेडिंग फिल्म बोल के टीज़र दे रहे हैं, टीज़र बोल के वेडिंग फिल्म दे रहे हैं, जबकि ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो आपका तीसरा प्रोडक्ट टीज़र वीडियो, चौथा प्रोडक्ट है वेडिंग फिल्म, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो आपका 5 घंटे का है, हाईलाइट वीडियो 4 से 5 मिनट का है, टीज़र वीडियो 1 मिनट का 1.5 मिनट का होगा, वेडिंग फिल्म होगी 8 मिनट से लेके 20 मिनट तक की, ठीक है। तो वेडिंग फिल्म का ड्यूरेशन भी अलग अलग होगा। उसके बाद आती है एक वेडिंग स्टोरी। वेडिंग स्टोरी बनती है जैसे आपका कैंडिड एल्बम बनता है, वैसे कैंडिड वेडिंग वीडियो जो बनता है उसके अंदर में कुछ बाइट्स होती है, उस बाइट्स के अकॉर्डिंग हम वीडियो को कैंडिड मूवमेंट्स को ढूंढ के निकालते हैं जो उस बाइट पे मैच करता है और उसको हम प्रेजेंट करते हैं, उसको वेडिंग स्टोरी कहा जाता है। इसकी पूरी एक ट्रेनिंग है, उसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 6th प्रोडक्ट है इनविटेशन वीडियो और 7th प्रोडक्ट है प्री वेडिंग वीडियो। तो आपके पास टोटल 7 प्रोडक्ट है अभी। अब इन 7 प्रोडक्ट में आप आपके क्लाइंट को कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे और कब देंगे, इसकी जानकारी आप में से कितने लोगों को है, ठीक है। आपको ये समझना है कि मैं जब 50,000 में कोई क्लाइंट के साथ डील कंप्लीट कर रहा हूँ तो उस 50,000 में उसको क्या मैंने ये 7 प्रोडक्ट देना चाहिए? अगर मैं उसको 50,000 में ये 7 प्रोडक्ट दे दूंगा तो मैं 2 लाख वाले को क्या दूंगा, राइट। तो आपको ये समझना है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको अलग अलग कस्टमर को के साथ में डील करते वक्त अलग अलग पैकेजेस के साथ में डील करना है। तो मैं अब आता हूँ आगे पैकेजेस पे, ठीक है। बीच में एक स्लाइड गलत आ गई, मैं 1 मिनट, स्लाइड शायद यहाँ पे मिस हो गई। कुछ स्लाइड मिस हो गई थी, मैं उसको एक्टिव कर देता हूँ, 1 मिनट।
कौन सा वीडियो प्रोडक्ट किस पैकेजेस में आपको देना चाहिए। इसमें से मेरा पहला पैकेज है सबसे लो कैटेगरी का, मतलब सबसे कम कॉस्ट का। मैंने यहाँ पे लो क्लास लिखा है, मतलब आप लो क्लास काम नहीं करेंगे, आप काम अच्छा ही करेंगे, लेकिन आपके लिए पैकेज जो है वो सबसे लो कॉस्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल में लिखना चाहिए था लो कॉस्ट। तो सबसे कम कॉस्ट का जो पैकेज है उसके अंदर आप वीडियो में कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लॉन्ग ट्रेडिशनल वीडियो मतलब फुल वीडियो देना है, ठीक है, जो कि 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे का होगा, और उसके साथ में उसको एक 4 से 5 मिनट की हाईलाइट देनी है। तो उस आदमी का दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है, उसको पूरा लॉन्ग वीडियो भी मिल रहा है और उसको एक शॉर्ट वीडियो भी मिल रहा है जो वो प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो अपने किसी भी रिश्तेदार को भेजना चाहता हूँ, आप उसको एक छोटा 4 से 5 मिनट का वीडियो दे देंगे। तो पैकेज 1 में लो क्लास वाले आदमी के पास में, लो कॉस्ट वाले आदमी के पास दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, एक लॉन्ग वीडियो और एक 4 से 5 मिनट का हाईलाइट। तो मुझे लगता है कि लो कॉस्ट में यानी अप टू 50,000 तक का जो आप पैकेज ले रहे हो उसके अंदर ये 2 ही प्रोडक्ट आपको वीडियो में कस्टमर को देना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैकेज 2। अब पैकेज 2 के अंदर में कॉस्टिंग क्या लेना है ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यहाँ बोलूँगा कि आपके एरिया के हिसाब से जो सबसे लो कॉस्ट पैकेज है उससे कम से कम 1.5 गुना पैकेज होना चाहिए। अगर आप कहीं पे 10 रुपये चार्ज कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 15 रुपये चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप डिलीवरी में क्या देंगे, तो यहाँ पर आपको देना है एक लॉन्ग ट्रेडिशनल वीडियो देना है। देखो पहले वाले कैमरे में पहले वाला जो हमारा पैकेज था, इस पैकेज के अंदर में हमने जो वीडियो यहाँ पर शूट किया है वो कैमकॉर्डर से किया है और रेगुलर ट्रेडिशनल वीडियो जैसा शूट किया है, और उसी में से हम एक हाईलाइट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पैकेज 2 में जाएंगे जिसकी कॉस्ट 1.5 गुना होगी अप्रोक्सीमेट, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक लॉन्ग ट्रेडिशनल वीडियो कैमकॉर्डर लगा के शूट करेंगे और उसको पूरा एडिट करके देंगे, लेकिन यहाँ हम एक और कैमरा प्रेस करेंगे जो कि सिनेमेटोग्राफी करेगा और सिर्फ सिंगल कैमरा से शूट होगा और उसका काम सिर्फ हाईलाइट शूट करना ही होगा। यहाँ पर भी आपको हाईलाइट ही देना है कस्टमर को, 7 से 8 मिनट की देना है, यानी पहले वाले से डबल टाइमिंग की देना है। लेकिन यहाँ पर आपका जो शूट करने के लिए क्वालिटी है वो चेंज हो गई। पहले थी आपकी वो ट्रेडिशनल वीडियो में से निकाल के आप वीडियो प्रोडक्ट बना रहे थे आपका हाईलाइट, अभी आपने एक पर्टिकुलर एक आदमी को असाइन किया है जो उस वेडिंग में से सिर्फ वेडिंग हाईलाइट से रिलेटेड जितना भी मूवमेंट उसको मिलता है उसी को फोकस करके उसको शूट करता है, और उसकी क्वालिटी आपकी कैमकॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और उस प्रोडक्ट को आप पैकेज 2 में ऐड करेंगे, और इसके लिए डेफिनेटली आपका कस्टमर आपको अलग कॉस्ट दे सकता है और देगा ही, क्योंकि जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे कि मेरा पैकेज 1 ये है और ये इतने कॉस्ट का है और इसमें ये 2 प्रोडक्ट आएंगे और इसकी ये क्वालिटी रहेगी, और जब आप पैकेज 2 में जाएंगे तो उसको बताएंगे कि मेरे ये 2 प्रोडक्ट आएंगे लेकिन इसमें ये क्वालिटी चेंज होगी और इसका ये ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका ये पैकेज 2 तैयार होगा और आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैकेज 3 में, जिसको हम बोलेंगे मीडियम क्लास या उससे हाई क्लास। मीडियम से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, हाई क्लास, अपर हाई क्लास नहीं, हाई क्लास में। तो हाई क्लास में हम यहाँ पर 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर लॉन्ग वीडियो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हाई क्लास जितने लोग हैं उनको टाइम ही नहीं है लॉन्ग वीडियो प्ले करके देखने का, तो आप उससे डील ही मत करो कि आपको लॉन्ग वीडियो देना है। अगर वो बोलता है तो आप उसको एडिशनल दे सकते हो, नहीं तो आप उसके साथ डील करो कि हम आपको आउटपुट में एक टीज़र देंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ गलत बोल गया, मैं आपको अपर हाई क्लास का जो पैकेज है वो बोल गया। यहाँ पर आपको हाई क्लास में लॉन्ग ट्रेडिशनल वीडियो देना है, लेकिन उसके साथ में एक वेडिंग फिल्म बना के देना है और उस वेडिंग फिल्म के लिए आने वाला टीज़र भी बना के देना है। तो मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ अपर हाई क्लास की बात इसमें बोल गया, तो आपको मैं ये पैकेज 3 फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर हाई क्लास का वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि आप डबल से ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हो आपके लोअर कॉस्ट से। अगर 50,000 का पहला पैकेज था, दूसरा 75,000 से 1 लाख के बीच में था, तो तीसरा आपका 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज होगा या 1.5 लाख रुपए तक का पैकेज होगा। तब आप इसके अंदर में आपके जो वीडियो प्रोडक्ट है वो देंगे, एक तो लॉन्ग ट्रेडिशनल वीडियो जो कि 3 से 4 घंटे का होगा, और दूसरा होगा आपका सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म। अब फिल्म क्या होती है, तो फिल्म जब आती है तो उसका टीज़र आता है। देखो आप पिक्चर देखने कब जाते हैं,
जब उसका टीज़र देखते हैं और उस टीज़र से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होती है कि आपको ये फिल्म देखना है, लेकिन जब आप फिल्म बना ही नहीं रहे तो उसका टीज़र कैसे लॉन्च कर रहे हैं? इसके पहले जो 2 प्रोडक्ट है उसमें हमने वेडिंग फिल्म बनाई है क्या? हमने फिल्म कहीं भी नहीं बनाया, हमने सिर्फ लॉन्ग वीडियो दिया और एक उसको हाईलाइट दिया। पर यहाँ पर हम लोग फिल्म बनाने वाले हैं और उस फिल्म का एक टीज़र बना के देंगे। तो यहाँ पर आपके पास तीसरा जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा एक लॉन्ग वीडियो, एक वेडिंग फिल्म और उस फिल्म का टीज़र। और वो पूरा की पूरा आपका शूट होगा सिनेमैटिक शूट। आप उसको ट्रेडिशनल कैमरे से शूट नहीं करेंगे, मतलब कैमकॉर्डर से शूट नहीं करेंगे। आप उसको प्रॉपरली एक सिनेमैटिक तरीके से शूट करके उसकी फिल्म बनाएंगे और उस फिल्म में फिल्म का पहले टीज़र लॉन्च करेंगे, राइट। तो ये आपका तीसरा प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से आप जब अपर हाई क्लास में जाते हैं, जहाँ पर गोवा में शादी हो रही है, आपने कई बार देखा होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है, तो ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी के अंदर में आपको कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि यार मुझे 5 घंटे का वीडियो चाहिए, 4 घंटे का वीडियो चाहिए या 10 घंटे का वीडियो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेटा भी बहुत शूट होता है। और ये जो कैटेगरी है इनके पास में इतना टाइम भी नहीं है कि ये ज़्यादा वीडियो बड़ा देख सके, तो ये हमेशा आपसे डिमांड करेंगे शॉर्ट वीडियोज़ की। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एक सिनेमैटिक वेडिंग टीज़र देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर फिल्म देना कंपलसरी है। दूसरा, आपको यहाँ पे एक सिनेमैटिक वेडिंग स्टोरी बना के देना है। अब स्टोरी के अंदर क्या आएगा, तो स्टोरी के अंदर में जो भी दूल्हा या दुल्हन है, ब्राइड और ग्रूम जो है, उनके फैमिली मेम्बर्स की बाइट्स आपको रिकॉर्ड करनी है। उन बाइट्स के साथ में पूरी वेडिंग में जो आपने एन्जॉयमेंट किया या उस फैमिली के साथ में उन लोगों ने जो भी मोमेंट्स एन्जॉय किए हैं, वो सारे मोमेंट्स को उस बाइट्स के साथ में आपको मैनेज करना है, उसको प्रेजेंट करना है और उसको एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो होने वाला, अभी जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है या मेरी होने वाली जो दुल्हन है वो कैसी है, उसके बारे में मेरे क्या फीलिंग्स है, तो मैं उस वेडिंग में जो उन दोनों ने मिलके एंजॉय किया उस टाइप की फुटेज वहाँ पे एडजस्ट करूँगा। पर अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरे फादर ऐसे हैं, मेरे फादर ऐसे हैं, मेरे फादर ने मेरे लिए ये किया, तो मैं उस पूरे वेडिंग वीडियो में उस फादर के साथ जो मैंने समय बिताया होगा उस टाइप की फुटेजेस को ढूंढ के वहाँ पर मैं मैनेज करूँगा। तो इस तरीके की कुछ स्टोरी आपको वहाँ पर बनाना है। और उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट आएगा वो आएगी सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म, जो कि होगी 20 मिनट की, या अगर आपके नंबर ऑफ प्रोग्राम ज़्यादा है तो इससे बड़ी हो सकती है, या नंबर ऑफ प्रोग्राम कम है तो इससे छोटी हो सकती है। तो ये टोटल आपको मैंने 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बताए हैं, जो कि कॉस्ट वाइज आप डिफ़र करके जब कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास में कॉस्ट को जस्टिफाई करने का रीज़न होगा। कम कॉस्ट में कम चीज़ें देंगे, क्वालिटी कम देंगे, ज़्यादा कॉस्ट में हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हम भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक सिनेमेटोग्राफर लगाना है, मुझे सिंगल, यहाँ पर दिखा है सिंगल सिनेमेटोग्राफर आपको यूज़ करना है, तो आप ज़बरदस्ती 2-3 आदमी नहीं लगाएंगे। मेरा पैकेज मेरे को पता है कि मैंने क्या लिया हुआ है। यहाँ पर मेरा पैकेज है थोड़ा हाई क्लास का, यहाँ मुझे वेडिंग फिल्म भी देना है, तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि 2 या 3 सिनेमेटोग्राफर की ज़रूरत पड़े, तो आप यहाँ पर उस तरीके से प्लानिंग करेंगे। अपर हाई क्लास में आप जा रहे हो तो यहाँ पर कैमकॉर्डर की ज़रूरत ही नहीं है, आप फालतू में ही कैमकॉर्डर क्यों लगाएंगे यहाँ पर। तो ऑलरेडी आपको प्लानिंग करने में भी इजी होगा, आपके कस्टमर के साथ डील करने में इजी होगा। तो ऐसे ही कुछ 4 प्रोडक्ट है जो वीडियो के आप अपने क्लाइंट के साथ में डील करेंगे और उसको ये प्रोडक्ट देंगे। अब इसके अंदर में मैंने 2 चीज़ें नहीं डाली है, वो है कि एक वेडिंग इन्विटेशन। तो आज की डेट में वेडिंग इनविटेशन कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं है। आप 15,000 में भी काम ले रहे हो तो उसको एक वेडिंग इनविटेशन आपने अपनी ओर से गिफ्ट करना चाहिए, और आप 1 लाख रुपए में काम ले रहे हो तो उसको भी आपको वेडिंग इनविटेशन गिफ्ट करना चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन है। उसके बाद रहा प्री वेडिंग का, तो प्री वेडिंग कभी भी आपको फ्री में नहीं करना है, वो एडिशनल प्रोडक्ट है, वो लड़का और लड़की उन दोनों के पर्सनल मूवमेंट है, तो आपको उसको 2 अलग अलग तरीके से बनाना होगा। एक प्रोडक्ट जो लड़का और लड़की तक ही रहे और एक प्रोडक्ट जो लड़का लड़की को छोड़ के उसके पूरी फैमिली तक जाए। ठीक है, तो उसकी आप अलग से कॉस्ट लेंगे, अलग से उसके साथ डील करेंगे, कभी भी इन पैकेजेस के साथ में उसको कंबाइन नहीं करना है आपको।
ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन करते तो डेफिनेटली आपके कस्टमर को आप जो कॉस्ट ले रहे उसको जस्टिफाई करके बता पाएंगे कि मैं ये कॉस्ट में आपको इस तरीके का ये प्रोडक्ट और ये आउटपुट आपको देने वाला हूँ, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो भी आप असाइनमेंट्स लेने वाले हैं उन असाइनमेंट्स के अंदर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अपने कस्टमर के साथ जब डील करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या होगा अगर आप आपके प्रोडक्ट को पैकेजेस में बांट देंगे। तो यहाँ पर लिखा है अलग अलग रेट को आप जस्टिफाई कर सकोगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरा मैंने आपको बताया अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिवाइड कर सकोगे। देखो यहाँ पर आपको मैंने ये जो सेकंड लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग अच्छी क्वालिटी कम कॉस्ट में दे देते हैं, कई सारे लोग कम क्वालिटी का वीडियो है लेकिन उसको अच्छे का दाम में दे देते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को डिवाइड करके कस्टमर के साथ डील करेंगे तो आपको पता होगा ना कि मैंने ये पैकेज ये क्वालिटी का ये पैकेज लिया है तो मैं वहाँ पर कौन सी क्वालिटी का आउटपुट देना है ये आप पहले से डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए आपको ये पैकेजेस बनाना ज़रूरी है। उसके बाद में कम रेट में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने पैकेज बहुत कम कॉस्ट में ले लिया है और काम आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है ना। तो आपको पहले से पता होगा कम रेट से काम नहीं कर रहे हैं हम, अच्छे रेट से कर रहे हैं। तो काम करने के लिए आपको जो लोग हैं अपनी टीम चाहिए, आपको कितना काम करना है वो पहले से प्लानिंग में होगा। फिर उसके बाद आप उसको भी जस्टिफाई कर पाएंगे, जैसा रेट वैसा प्रोडक्ट। मतलब जो कॉस्ट ले रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर काम कर पाओगे, मतलब आपको टाइम मिलेगा। कॉस्ट मिल रही है तो आपको टाइम मिलेगा। आप ऑलरेडी प्लानिंग के साथ में जब इवेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी टाइम मिलेगा कि आप किस क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब कि कोई थीम बनाना है आपको, कोई आपको कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना है, वो सब आप काम कर पाएंगे। ठीक है। कस्टमर अपने बजट के अनुसार आपके पैकेजेस में एक चॉइस कर पाएगा। अभी कस्टमर से जब आप डील करते हैं तो आप उसको कोई पैकेज बता ही नहीं रहे तो वो डील कैसे करेगा। वो तो आपसे ओवरऑल बोलता है आपने 2 लाख रुपए बोला, एक काम कर 1 लाख रुपए में कर दे, सीधा आपसे ऐसे डील करता है। तो गलती किसकी है? आपकी है। आप उसको 4 प्रोडक्ट बता दो कि मेरे पास 50,000 का भी प्रोडक्ट है, मेरे पास 1 लाख का भी प्रोडक्ट है, मेरे पास 1.5 लाख का भी प्रोडक्ट है, 2 लाख का भी है। आपको 1 लाख में ये मिलेगा, 2 लाख में ये मिलेगा। तो आपको कौन सा आपके बजट में बैठता है उस हिसाब से आप फाइनल कर लो। तो वो बोलेगा कि मेरा बजट 1 लाख का है, तो आप बोलोगे ठीक है 1 लाख में मैं ये चीज़ें दूंगा। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा निगोशिएशन क्या करना है आपको, 1 लाख वाले प्रोडक्ट की कीमत आपको बोलेगा 90,000 लगा दो, पर 1 लाख से 50,000 पे नहीं आएगा। क्योंकि आप 50,000 पे जैसे ही आएगा तो आप उसको बोल दोगे कि सर 50,000 में ये आएगा, आपको ये दे दूंगा। ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना चालू कीजिए और कस्टमर के सामने अलग अलग प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना चालू कीजिए। डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। बस आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन में क्या होने वाला है, दूसरा आदमी आपको आपके तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखो आपका प्रेजेंटेशन अगर प्रोफेशनल रहेगा तो सामने वाला जो आदमी है, दूसरा मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, जो आपका जो क्लाइंट है वो भी आपका इस बिहेवियर को देखेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ समय में आपने चेंज किया तो दूसरा भी चेंज करेगा। और हो सकता है कि हमारा जो जनरेशन है इस जनरेशन को इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा ना मिले, लेकिन हमारे बाद जो हमारी खुद की जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। देखो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा फोटोग्राफर बने, मेरा बेटा वीडियोग्राफर बने या एडिटर बने। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार तू एक काम कर, फोटोग्राफी मत कर, कुछ और अच्छा कर। क्यों? हमारा बिजनेस अच्छा नहीं है? हमारा बिजनेस भी उतना अच्छा लगना चाहिए, तो उसको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ठीक है। तो इसलिए आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपके साथ आप बाजू वाला भी लेगा। तो आप लोग सब मिलके एक एक आदमी आप एक कदम आगे बढ़ाइए। देखो धीरे धीरे करके आपका पूरा मार्केट इसी ट्रेंड के साथ काम करेगा। आप आज एक मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी किसी भी एरिया में बैठ के कोई आदमी बेच रहा होगा तो उसके रेट आपको कम नहीं मिलते हैं, एक जैसे मिलते हैं। लेकिन हमारे फोटोग्राफर आपकी दुकान और आपकी बाजू वाली दुकान में रेट अलग अलग मिलता है। तो धीरे धीरे करके आपको इसको सिंक्रोनाइज करना है, एक जैसा लेके आना है। तो आप पैकेजेस पे काम करना चालू कीजिए। फिर उसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने पैकेजेस बताए ये सारे पैकेजेस समझ में आए होंगे और आप इस तरीके से काम करना चालू करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक ख़त्म होता है कि हम शूट में प्रोडक्ट क्या लेंगे वीडियो के और उस प्रोडक्ट के साथ में पैकेजेस को कैसे डिवाइड करेंगे।
ठीक है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है, जो कि शूट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या तैयारी करना है। देखो पहला जो टॉपिक था वो क्लाइंट के साथ डील करने से रिलेटेड था। आप जब क्लाइंट से आपका जो भी असाइनमेंट है फाइनल करने जा रहे हैं, तब हम वहाँ पर उससे कैसे डील करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बारे में अभी तक हमने चर्चा की। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कि जब आपने असाइनमेंट फाइनल कर लिया, फाइनल करने के बाद अब आपका असाइनमेंट आपको शूट करना है, फाइनल आपको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट शेयर किए हैं, आपको समझ में आएंगे ये पॉइंट्स कि कोई भी वेडिंग कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना चाहिए, कोई वेडिंग कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना चाहिए। तो जब भी आप शूट पे जा रहे हैं तो शूट से पहले आप उस क्लाइंट से मिल चुके हैं, जिसके यहाँ पे वेडिंग है उस क्लाइंट से आप मिल चुके हैं और उसके साथ में आपने काफ़ी समय बिताया होगा। तो आप उस क्लाइंट को माइंड में रखते हुए कम से कम कोई एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करिए कि इस कॉन्सेप्ट के साथ आज मुझे शूट करना है। जैसे कई लोगों को पता है लीप डब, ठीक है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, मेरा एडिट या शूट या मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है, बट मेरे को वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था और कुछ 4-5 साल पुराना वीडियो है, ठीक है। तो काफ़ी देर से आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं और तो मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो और देख के एंजॉय करिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट अगर आप डिज़ाइन करके जाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट के साथ में जब एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये YouTube पर से मैंने डाउनलोड किया है, जिनका भी ये वीडियो है आपको यहाँ पर उनका नाम मिल जाएगा। हाय, आई एम मनी बेन, शकुंतला कांता की बड़ी बहन। मेरे डैड बोले कर ले शादी वरना मर जाएगी बूढ़ी दादी। शादी कर शादी कर शादी कर, आपको दिए शादी कर, और कोई काम नहीं है क्या? गई दिवाली आ गई होली, गई दिवाली आ गई होली, अरे पोस्टपोन कर दे डोली, मैं घर वालों से बोली। सिंगल रहने दे माने, सिंगल रहने दे पापा, सिंगल रहने दे माने, सिंगल रहने दे ताने ठोकड़ा पिलाऊं माने, सिंगल रहने दे ताने चाय भी पिलाऊं, मुझे दिल से कहने दे। खानो पीवानो टेंशन नहीं लेवानो, बताने के बानो मजा नहीं आए। लेके आते हो जैसे डेली मॉल में विंडो शॉपिंग करने जाते हो, फिर लाखों में एक ऐसा सैंपल ढूंढ के लाओगे और बिना मेरी मर्जी उससे शादी भी करवाओगे। छोड़ न रहने दे पापा, छोड़ न रहने दे, हैप्पी हूँ मैं, हैप्पी हैप्पी रहने दे, सिंगल रहने दे माना, सिंगल रहने दे, राज खुशी का आज सबसे कहने दे। खावानू पीवानू टेंशन नहीं लेवानू, बताने के बानो मजा नहीं आए। तो ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये वीडियो है राहुल जोगानी जी का, जो आप YouTube पर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक गाना पहले से उन्होंने कॉन्सेप्चुअली सोच के रखा हुआ था, और जब वेडिंग के लिए दुल्हन अलग अलग समय पे तैयार हो रही थी तो उससे गाने से रिलेटेड कुछ स्टेप्स उन लोगों ने पहले ही उनसे करा लिए हैं, राइट। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करके जब आप असाइनमेंट पे जाएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होगा, आप जो रेगुलर देखते हैं उससे कुछ अलग होगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करके जाइए शूट पे जाने से पहले। उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपने डिज़ाइन किया है वो आपने डिज़ाइन किया है, पर आपके टीम मेंबर्स को वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो शूट करते वक्त कैसे शूट करेंगे, उनको पता ही नहीं है। तो आपको शूट चालू करने से पहले आपके टीम के साथ बैठ के उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहिए
और उनको पूरी जानकारी देना चाहिए कि आज हमें इस तरीके का काम करना है। कई लोग ऐसे काम नहीं करते, बस डायरेक्ट असाइनमेंट पे जाते हैं, बैग रखा साइड में, कैमरा निकाला, तू उधर जा और अपने अपने तरीके से सब शूट करते हैं। तो उसके अंदर कभी भी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो या कॉन्सेप्चुअल कोई शूट आपके हाथ में नहीं आने वाला। उसको पहले से सोच के, डिसाइड करके, डिस्कस करके आपको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद कौन सा वीडियोग्राफर वाइड में रहेगा और कौन सा टेली में रहेगा, ये आपको पहले से डिसाइड करना है। देखो कई लोग मैंने देखा है कि वीडियो शूट कर रहे हैं, स्टेज पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, 2 3 4 कैमरामैन लगे, चारों की चारों वाइड शूट कर रहे हैं, चारों की चारों क्लोज में शूट कर रहे हैं। कई बार अलग अलग भी मिलता है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि सब एक जैसा ही काम कर रहे हैं। एक ही इवेंट का, एक ही जगह पे, एक ही मोमेंट का 2 अलग अलग एंगल से दोनों क्लोजअप शूट कर रहे हैं, दोनों वाइड शूट कर रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? उस पूरे इन्वायरमेंट को दिखाने के लिए आपको एक वाइड शॉट चाहिए और उस इमोशन को दिखाने के लिए आपको एक क्लोज शॉट चाहिए, लेकिन वो वेरिएशन आपको जब शूट में मिलेगा ही नहीं तो आप एडिट में उसको प्रेजेंट कैसे करोगे? तो आप ये पहले से डिसाइड करें कि ये एक वीडियोग्राफर है और आपको जो काम करना है वो वाइड शूट करना है। आप आपका कैमरा टैली में नहीं डालेंगे, आपको पूरा वाइड शूट करना है, किसी भी कंडीशन पे आपको टैली में नहीं आना है। और दूसरा जो कैमरामैन है उसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको हमेशा टैली शूट करना है, आप वाइड नहीं करेंगे। तो जब आप टेली वाइड का ये कॉम्बिनेशन शूट करेंगे तो एडिट में हम डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। हम वहाँ का एनवायरनमेंट भी दिखा पाएंगे और वहाँ के इमोशंस भी दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप प्लानिंग करके शूट स्टार्ट करेंगे तो आपका शूट कभी भी बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, सभी कैमरामैन को रिजोल्यूशन और एफपीएस मैच कराना है। अब देखो, आप अगर 2 3 4 वीडियोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर वहाँ पर प्लेस कर रहे हो और आप उस पूरे कैमरे, अलग अलग कैमरे हैं और सबके रिजोल्यूशन, कोई 4K में शूट कर रहा है, कोई HD में शूट कर रहा है, कोई 1280 में शूट कर रहा है, और वो सारा जब डेटा एक साथ कंबाइन करने के लिए एडिटर के पास में आता है तो एडिटर अपना सर खुजाने लगता है, यार मैं इसको एडिट कैसे करूँ। ठीक है, उसके साथ साथ जब वो एडिट करने भी जाता है तो सबकी क्वालिटी अलग अलग दिखती है। ठीक है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है उसको। अगर उसकी बजाय हम लोग शूट चालू करने से पहले तीनों चारों कैमरामैन एक साथ डिस्कस करके एक ही रिजोल्यूशन और एक ही एफपीएस को अगर सेट कर लेंगे तो आपका वीडियो एक ही क्वालिटी में शूट होगा और जब एडिट करने जाएंगे तो जल्दी एडिट भी होगा क्योंकि वो एक दूसरे से सिंक होगा। लेकिन एफपीएस अलग अलग होने से वो सिंक भी नहीं होगा, आपका एडिटर ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये सारी तैयारी आपको शूट स्टार्ट करने से पहले करना है। शूट स्टार्ट कर दिया आपने, एडिट शूट हो गया, उसके बाद तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। वेडिंग इवेंट है ये, आप दोबारा शादी नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसके बाद 5वां पॉइंट है वीडियो कपल क्लोजअप की प्लानिंग करके रखना। देखो, वेडिंग इवेंट ऐसा है जहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता रीशूट करने के लिए कि भैया चलो ये वाला शूट बिगड़ गया तो आप फिर से कर लो। ठीक है, तो आपका जो भी क्लाइंट है वो आपको बहुत लिमिटेड टाइम देता है। आपको क्लोजअप शूट करना है, 10 मिनट मिल गए, अब 10 मिनट में आप वीडियो क्लोजअप लेंगे कि फ़ोटो क्लोजअप लेंगे, तो आपकी प्लानिंग पहले से क्लियर होनी चाहिए कि क्लोजअप कौन पर्सन लेने वाला है, वीडियो कौन लेने वाला है, वीडियो पहले लेना है कि फ़ोटो पहले लेना है, फ़ोटो में कौन कौन से पोजेस लेने, वीडियो में हमको कौन से पोजेस लेने, इसकी प्लानिंग शूट चालू करने से पहले आपकी हो जानी चाहिए ताकि आप कम समय में अच्छा आउटपुट निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद सभी वीडियोग्राफर को लोकेशन और फैमिली मेम्बर्स की पूरी जानकारी देना। आप शूट चालू करने से पहले आपके टीम मेंबर को बताइए कि ये लड़की, ये लड़का, ये लड़की के माँ बाप है, ये फैमिली मेम्बर्स है, ये आपको चाहिए, लोकेशन में यहाँ पर ये इवेंट होने वाला है। ये सारी जानकारी आप आपके टीम के साथ शेयर करें ताकि कभी भी उनका टाइम मिसमैच ना हो, वो शूट करने से पहले कहीं इधर उधर ना चले जाए। कई बार ऐसा भी देखा है कि भाई शूट चालू होने वाला है और फोटोग्राफर को पता ही नहीं है वो उस कमरे में है या उस जगह पे होने वाला है। कई बार ऐसा हो जाता है मिस्टेक से, लेकिन अगर ये हम लोग पहले से प्लान कर लेंगे तो वो मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद में सभी इक्विपमेंट तैयार करके रखना, जैसे कि जिम्बल या स्लाइडर। अभी मैंने 2-3 इवेंट में पर्सनली देखा है कि संगीत चल रहा है, संगीत में कोई डांस है, उसको शूट करना है, लेकिन जिम्बल तैयार करके असेंबल करके नहीं रखा हुआ है और वहाँ पर
गाना चालू हो गया, डांस चालू हो गया और इधर सिनेमेटोग्राफर अपना जिम्बल असेंबल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए आपके साथ में, इसलिए शूट चालू करने से पहले आपके जिम्बल, स्लाइडर और अदर जो भी इक्विपमेंट्स है उनको आप रेडी करके रखें, ताकि जब भी आपको उसको लगाना या निकालना हो तो आप आसानी से वो ट्रांजिशन कर पाए। तो ये सब आपको तैयारी करना है शूट चालू करने से पहले, और अगर आप ये सब प्लानिंग पहले से करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपका शूट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, चाहे वो फ़ोटो की है चाहे वीडियो की हो, और उस क्वालिटी को आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको शूट चालू करने से पहले करना है, ये आप समझ के चलिए और इस तरीके से प्लान करके काम करना चालू कीजिए। काफ़ी लोग ऐसा करते भी होंगे, काफ़ी लोग ऐसा नहीं भी करते होंगे। तो ये आज का जो सेशन है, जो ऐसा काम नहीं करते उनको मैं जस्ट छोटा सा एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एडिटर हूँ। ये सब गलतियाँ आप करने के वजह से एडिटिंग पे जब मेरे पास वीडियो आता है तो मेरा जो काम 1 मिनट में होना चाहिए उसको 10 मिनट लगते हैं। जो एडिट मेरा 1 दिन में होना चाहिए वो एडिट मेरा 3 दिन में हो रहा है। और फिर आप ही मुझे, मतलब एक एडिटर को गालियाँ देते हैं कि यार एडिटर टाइम पे नहीं दे रहा है, एडिटर के पास में बहुत टाइम लग रहा है। तो ऑलरेडी मार्केट में पहले से एडिटर बहुत कम है और अच्छे एडिटर उससे भी कम है, और उसके बाद अच्छा शूट बिल्कुल नहीं आता, या आता भी है तो बहुत कम लोगों का आता है। तो अगर आप ऊपर से प्लानिंग अच्छे से करते आएंगे तो एडिटर को टाइम भी कम लगेगा ना, और अगर आपका टाइम कम लगेगा तो आपको कस्टमर्स को डिलीवरी करने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपके कमिटमेंट फेल नहीं होंगे, डिलीवरी आपको जल्दी दे पाएगा एडिटर और आप अपने क्लाइंट को जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था कि पैकेजेस आपने कस्टमर के साथ में डील कर लिया। पैकेज करने के बाद जब आपको फाइनल असाइनमेंट शूट एग्जीक्यूट करना है तब आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, और वो टॉपिक है वीडियोग्राफर डाटा को कैसे मैनेज करे। देखो, डाटा शूट होने के बाद में कई बार हमने देखा है कि डाटा हमारा फैला पड़ा रहता है, इधर उधर इधर, या डेट वाइज पड़ा होता है, तो वो डेटा हमको ढूंढने में भी तकलीफ जाती है कई बार। तो यहाँ पर एक छोटा सा 10 मिनट में मैं आपको ये स्लाइड को समझा के बोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहला टॉपिक लिखा है, ऐसी गलती कभी ना करें। क्या गलती ना करें हम लोग? तो आप अपना डेटा एडिटर को डायरेक्ट कभी ना दे, पहले उसे अपने पास स्टोर करें फिर दें। मतलब कई बार मैंने ऐसा देखा है कि शूट से कस्टमर, ये आपका फोटोग्राफर डायरेक्ट एडिटर के पास जाता है, उसको कार्ड देता है, ये आपके पास स्टोर करके रख लो, और वो कार्ड को फॉर्मेट करके दूसरा शूट करने चला जाता है। अब अगर गलती से एडिटर से वो डेटा डिलीट हो गया तो एडिटर तो अब बोल देगा मेरे से डिलीट हो गया, मेरे सिस्टम बैठ गया, मेरा सिस्टम हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। अब आप क्या करोगे? क्लाइंट के पास जाओगे और बोलोगे सर आप दूसरी बार शादी कीजिए, मेरे से डेटा उड़ गया। नहीं बोल सकते, डेटा उड़ गया हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपका काम है उस डेटा का बैकअप आपके पास रखना। अगर आपने ऐसा किया है डायरेक्ट एडिटर के पास, तो एडिटर की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो डेटा को संभाल के ही रखे, क्योंकि वो दिन भर सिस्टम पे काम करता है और उसमें कई सारे डेटा उसके पास आते हैं। कई बार ह्यूमन मिस्टेक की वजह से डेटा डिलीट हो सकता है, कई बार टेक्निकल मिस्टेक की वजह से डेटा डिलीट हो सकता है। तो आप अपना डेटा एक बार पहले अपने पास स्टोर कर ले और उसके बाद ही एडिटर को दें। यह आपकी हैबिट होना चाहिए। दूसरा, आपका डेटा सिर्फ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कभी ना रखें। कई लोगों को मैंने देखा है कि डेटा का जो सेव करके रखते हैं वो डेटा सिर्फ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखते हैं। अब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूसेज क्या है? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप 50 बार अलग अलग लोगों के पास लेके जाते हैं और दिन में कम से कम 10 बार अलग अलग लोगों के कंप्यूटर में लगाते हैं, निकालते हैं। कई बार हार्ड डिस्क आपसे नीचे गिर सकती है, कई बार जोर से रखने में आ सकती है। तो किसी भी समय एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपकी बंद हो सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि आप उसको रोज बार बार यूज़ कर रहे हैं ना। तो मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। तो सिर्फ आपने अगर आपका डेटा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखा है तो ये गलती कभी ना करें। आप अपना डेटा आपके इंटरनल हार्ड ड्राइव में रखो, जिसकी लाइफ ज़्यादा है, जो स्टेबल एक जगह पे रहती है, जिसमें जर्क लगने के चांसेस कम होते हैं, राइट।
तो ये दो गलती बिल्कुल नहीं करना है कि डायरेक्ट एडिटर को आप डेटा कॉपी कर देते हैं, वो कभी ना करें, और सिर्फ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपका डेटा रखते हैं, वो भी गलती कभी ना करें। उसके बाद नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखा है डाटा हमेशा दो अलग अलग हार्ड डिस्क में सेव करें, ना कि किसी एक हार्ड डिस्क के अलग अलग ड्राइव में। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम ड्राइव में दो अलग अलग ड्राइव में डेटा सेव करके रख देते हैं और फिर हमारी कभी गलती से या टेक्निकल एरर की वजह से हार्ड डिस्क खराब हो गई तो हमारे दोनों ड्राइव में वो डेटा दिखाई नहीं देता है, वो ड्राइव ही दोनों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जब हम हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम में लगाते हैं तो हार्ड डिस्क लगाने के वक्त में हम एक हार्ड डिस्क के 2, 3, 4 पार्टीशन कर देते हैं और वो पार्टीशन अलग अलग ड्राइव प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो हार्ड डिस्क खराब होती है तो चारों ड्राइव खराब होंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क खराब हुई है, ड्राइव खराब नहीं हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप जब डेटा कॉपी करते हैं तो हैबिट करिए कि आपके सिस्टम में दो अलग अलग हार्ड डिस्क में दो अलग अलग ड्राइव हो और उसमें आपका डेटा हो। एक जैसे एक ही हार्ड डिस्क के दो अलग अलग ड्राइव में ना रखें, उसके वजह से आपका डेटा लॉस हो सकता है। तीसरा, डाटा स्टोर करते समय आपके फोल्डर में प्रॉपर कस्टमर का नाम लिखें। कई बार मैंने देखा है लोग अपना डेटा है वो डेट से सेव करते हैं, जैसे आज की डेट है 26 मई 2021, आपने सेव कर दिया 26 मई 2021, या फिर कई बार आप कोई और नाम से या फिर कपल के नाम से लिख देते हैं, तो डेटा ढूंढने में बहुत परेशानी जाती है। तो उसको सेव करते वक्त में आप प्रॉपर कस्टमर का नाम उसमें लिख के रखें ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो और किसका डेटा है वो आपको खोल के उस प्रोडक्ट को देखना ना पड़े। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन यूज़फुल है। किसी भी एक कस्टमर का पूरा डेटा एक ही फोल्डर में रखें। अभी देखो यहाँ पर क्या गलती होती है, हम लोग डाटा शूट करके आते हैं, आज पहला दिन है 26 तारीख का, तो 26 तारीख को हमने एक फ़ोल्डर बनाया, 26 तारीख का उसको एक जगह सेव कर दिया। दूसरे दिन गए 27 तारीख का फिर एक फ़ोल्डर बनाया, उसको दूसरी जगह सेव कर दिया। अब जब एडिटर के पास आप डाटा लेके जा रहे हो तो आपने 26 तारीख या 27 तारीख कोई भी एक फ़ोल्डर कॉपी कर लिया और कस्टमर के पास ले गए, एडिटर के पास ले गए। अब एडिटर आपको फ़ोन करके बोलता है सर इसमें तो हल्दी नहीं है, इसमें तो वेडिंग नहीं है, इसमें तो बारात नहीं है। फिर आप वापस जाते हैं, फिर आपका डेटा ढूंढते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं, फिर वापस एडिटर को ले जाके दे रहे हैं। यानी कि जो काम आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाना था वो 1 हफ्ते पे चला गया। तो आप आपका डेटा जो भी रखते हो आपके ड्राइव में वो एक ही फोल्डर में डाल के रखो, एक कस्टमर का डेटा। फिर वो चाहे 4 कैमरे अलग अलग हो, चाहे अलग अलग दिन का हो, चाहे कार्ड 1 कार्ड 2 अलग अलग हो, सभी एक ही फोल्डर में होना चाहिए आपका डेटा। ठीक है, उसके बाद डाटा सेव करते समय रिचुअल वाइज एंड कैमरा वाइज डाटा सेव करें। इसका क्या मतलब है, तो डेटा सेव करते समय आप हल्दी का एक अलग फोल्डर बना दीजिए ताकि आपका जो एडिटर है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कम समय में आपका डेटा जो है समझ पाए कि हल्दी यहाँ से यहाँ तक थी और इसमें एक कैमरा लगा था, उसका डेटा उसमें है। अगर उसमें 2 कैमरे लगे थे तो कैमरा 1 कैमरा 2, और उस एक कैमरे के अंदर अगर कार्ड चेंज हुआ है तो कार्ड 1 कार्ड 2, ऐसा आप आपको डाटा पूरा की पूरा उसमें सेव कर सकते हैं। तो रिचुअल वाइज डाटा अगर सेव करेंगे तो एडिटर को डेटा समझने में ज़्यादा आसानी जाएगी। ठीक है, और वो ज़्यादा जल्दी काम करके दे पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3-4 स्टेप मैंने बताई है, क्लाइंट से डील करना, दूसरा आपका एग्जीक्यूट करने से पहले वेडिंग उसकी तैयारी क्या करना, और तीसरा वेडिंग शूट होने के बाद डाटा को कैसे सेव करना, क्या क्या बातों का ध्यान रखना, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, और आप इस तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो आपके एक्सीडेंटल डेटा लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ साथ आपकी वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और काम करने की स्पीड भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ एडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू या वीडियोग्राफर का जो डाटा मैनेजमेंट मैंने बताया उसका एक मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया कि ये कस्टमर का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर हमने हल्दी का एक फ़ोल्डर बना दिया, बारात का अलग बना दिया, वेडिंग का अलग बना दिया, और फिर हल्दी के अंदर गए उसके अंदर कैमरा 1 कैमरा 2 अलग फोल्डर बना दिया, बारात में कैमरा 1 कैमरा 2 अलग बना दिया, वेडिंग में कैमरा 1 कैमरा 2 अलग बना दिए। तो अगर इस तरीके से आप डाटा अरेंज करेंगे तो जल्दी जल्दी डाटा को ढूंढ भी पाएंगे, पर्टिकुलर क्लिप को ढूंढने में आसानी हो जाएगी और एडिटर को ज़्यादा आसानी होगी डाटा को समझने के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद जब डेटा एडिटर के पास आ जाता है तो एडिटर भी डाटा मैनेज करने में कई बार असक्षम होता है, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। तो सबसे पहले अपने ड्राइव को डिवाइड करें और रीनेम करें। मतलब मैं आपको मेरे कुछ ड्राइव दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मेरे ड्राइव आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये आपका सी ड्राइव है जिसमें हमने अपना सारा की सारा विंडोज़ जो हमारे एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर डेटा रखा है, जो भी मेरे को डेटा चाहिए एडिटिंग करने के लिए वो डेटा मैंने एक ड्राइव में डाला हुआ है। उसके बाद मेरे सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर है। उसके बाद कस्टमर डेटा, जितना भी कस्टमर का मेरे पास काम आता है उनका डेटा मैंने एक ड्राइव में डाला हुआ है। मेरा जो पर्सनल डेटा है, घर का डेटा है, जिसको मैं मेरी खुद की पर्सनल इमेजेस वगैरह होंगी वो सब मैंने यहाँ पर एक अलग ड्राइव में डाल के रखी है। और उसके बाद क्लास, क्योंकि मैं एकेडमी रन करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ, तो सिखाने के लिए मुझे जो डेटा चाहिए उसको मैंने अलग ड्राइव में रखा हुआ है। तो क्या आप अपना ड्राइव शेयर करके रखते हैं इस तरीके से अलग अलग? मैंने तो नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपना डेटा ढूंढते रहते हैं, एफ में होगा, नहीं तो ई में होगा, नहीं तो इसमें होगा। तो अगर आप डेटा को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना ड्राइव को मैनेज कर लीजिए कि ड्राइव इस काम के लिए ये ड्राइव मैं यूज़ करूँगा, तो आपका जो काम है वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप अपने कस्टमर के नाम का फोल्डर बनाएं जो कि एक स्टूडियो ओनर होगा और वो आपका फ्यूचर में और भी काम देगा। तो देखो मैं यहाँ से स्क्रीन बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पर नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ये फोल्डर समझ लीजिए आपका मास्टर फोल्डर है जिसके अंदर आपका पूरा वेडिंग असाइनमेंट रहने वाला है, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कस्टमर का नाम लिखता हूँ 01 और इसमें नाम दे देता हूँ सपोज राधा स्टूडियो, ठीक है। ये राधा स्टूडियो वाला आपका जो क्लाइंट है ये एक ही काम देगा या बार बार आपको काम देने वाला है? तो आपको ये बार बार काम देगा। तो हो सकता है कि आज 26 मई को आपके पास राधा स्टूडियो वाला आया और उसने आपको यहाँ पर 2 काम दे के गया। तो यहाँ पर मैं नया फोल्डर बनाऊंगा 01 और इस फोल्डर को नाम दूंगा मैं जो भी क्लाइंट का नाम है, जैसे कुणाल, ये क्लाइंट का नाम है। दूसरा फोल्डर मैं यहाँ पर बनाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा मैं रमेश, जो आपके क्लाइंट का नाम होगा। कपल का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने जस्ट ऐसे ही नाम लिखा है पर आप कपल का नाम लिखेंगे, राइट। अब ये जो आपने यहाँ पर फोल्डर बनाया और इसके अंदर यहाँ पर जो फोल्डर बनाए हैं इसको एक एक्सेल शीट में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक एक्सेल शीट तैयार कर रहा हूँ। देखो ये छोटी सी प्रोसेस है एडिटर के लिए डाटा मैनेज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर नाम दे दिया सीरियल नंबर, दूसरे बाद में यहाँ पे दे दिया स्टूडियो नेम, ठीक है, स्टूडियो नेम। ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बनाएंगे हम, बहुत छोटी सी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट नेम, मतलब कपल का नाम लिख सकते हो आप, क्लाइंट नहीं तो कपल नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको और कुछ लिखना है तो लिखिए। मैं यहाँ पर एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, सीरियल नंबर 1 और 2। तो देखो मैंने यहाँ पर राधे स्टूडियो का काम पहले लिया, राधा स्टूडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा राधा स्टूडियो, राइट। और यहाँ पर भी राधा स्टूडियो। यहाँ पर कपल का नाम लिखा मैंने कुणाल और दूसरा लिखा रमेश, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में एक और कॉलम बना रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्यू नंबर, क्योंकि मेरा फर्म का नाम क्यू है तो मैं क्यू नंबर लिख रहा हूँ। आप कोई भी और नंबर आपका ले सकते हैं। और मैं इस स्टूडियो वाले को एक फोल्डर का नंबर दे रहा हूँ। तो देखो हमने जब यहाँ पर फोल्डर बनाया था तो इस स्टूडियो वाले को क्या नंबर दिया है, 01, ठीक है। तो ये नंबर 01 मैं यहाँ पर दे दूंगा, उसका फोल्डर नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे मेन फोल्डर में वापस आते हैं और आज की तारीख में दूसरा कस्टमर आपके पास आ गया और वो कस्टमर है आपका, यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं, दूसरा स्टूडियो का नाम कोई, जैसे शारदा स्टूडियो। ये दूसरा कस्टमर आया आपके पास और ये भी आपके पास 2 काम लेके आ गया। तो यहाँ पर जब इसके फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर बनाएंगे क्लाइंट का, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है वो उसके आगे की देंगे, मतलब इसके आगे 1 और 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देंगे इसमें 3 नंबर, ताकि ABC, यहाँ पे क्लाइंट नेम आ गया। और इसने दूसरा काम दिया 4 नंबर, इसको नाम दे देंगे ABC2, ठीक है। तो इसके ये 2 फोल्डर हो गए और इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे हम एक्सेल शीट में 3 नंबर
और 4 नंबर में यहाँ पर नाम दे देंगे स्टूडियो का, शारदा स्टूडियो, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका फोल्डर नंबर देंगे, फोल्डर नंबर 2, और यहाँ पे लिख देंगे कपल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐसी हो गई कि मेरे पास फिर से एक नया राधा स्टूडियो वाला फिर से आ गया, ठीक है। पहले वाला काम मैंने उसको डिलीवर नहीं किया है, लेकिन वो फिर से आ गया कल दूसरे दिन, और वो आने के बाद में इसने यहाँ पर फिर से नया काम दिया। तो यहाँ पर सीरियल नंबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम 2 के आगे 3 नहीं करेंगे, हम जो हमारा एक्सेल शीट में नंबर चल रहा है 4 के बाद का नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा फोल्डर नंबर 5, और फिर यहाँ पर कपल का नाम आ जाएगा, और एक्सेल शीट में भी एंट्री होंगी यहाँ पर 5 नंबर पे। यहाँ पर स्टूडियो का नाम आएगा राधा स्टूडियो, और फोल्डर क्यू नंबर क्या आएगा 1, और बाद में यहाँ पर कपल का नाम। तो आपको क्या होगा इस तरीके से काम करने से कि पहला काम कौन सा करना है, तो जो पहले आया वो करना है। तो यहाँ लिस्ट में दिख रहा है पहले मेरे को कुणाल का काम आया, तो जब मेरा कुणाल का कंप्लीट होगा तो दूसरा काम कौन सा करना है, ये करना है। ये कंप्लीट होगा तो तीसरा मैं शारदा स्टूडियो करूँगा, लेकिन बीच में राधा स्टूडियो वाला कूद रहा है, अरे मेरा ये तीसरा जो काम दिया था ये पहले करके दे। तो आपको यहाँ पे उसको डिनाई करना है, सर मेरे पास आपके काम से पहले 4 क्लाइंट के काम पड़े, वो होने के बाद ये काम मैं इस डेट को आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये वाला काम मेरा 27 तारीख को पूरा हो जाएगा, ये 28 को होगा, ये 29 को होगा, ये 30 को होगा, तो ये काम मेरा 31 तारीख को कंप्लीट होगा। तो मैं इसको बोलूँगा कि आप 1 तारीख को आ जाओ और लेके जाओ आपका काम, तो मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ ना, राइट। तो इस तरीके से आप आपका डेटा एक्सेल शीट और फोल्डर में मैनेज करेंगे, तो आपका जो भी 1 मिनट मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। तो एडिटर का कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैं पहला काम कौन सा करूँ, दूसरा कौन सा करूँ, साथ साथ में मैं डिलीवरी उसको कब कमिट करूँ, क्योंकि लोगों को कमिटमेंट ही नहीं कर पाते, हमको पता ही नहीं कि हमारे पास कितने काम पड़े हैं, उसको कब तक हम कौन सा काम बनाने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये डाटा मैनेज करना है, साथ साथ में आपका सीक्वेंस भी मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब आप किसी काम को पहले लेते हैं तो उसका सीरियल नंबर देते जाए और वो रिकॉर्ड आपके पास एक्सेल शीट में रखे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डाटा मैनेजमेंट। आपने शूट क्लाइंट से डील कर लिया, शूट की प्लानिंग की, शूट कर लिया, शूट के बाद डाटा मैनेज किया, डाटा मैनेज करके आप एडिटर के पास आ गए, एडिटर ने डेटा अपने पास ले लिया। अब एडिटर के बारे में बात करते हैं, वीडियो एडिटर के लिए। तो वीडियो एडिटर डाटा कैसे मैनेज करे ये हम देख चुके हैं। तो अब मैं आपको एडिटर को बताता हूँ कि एडिटर क्या होता है। तो मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन बनाई है जो कि एडिटर के लिए मुझे लगता है कि उसको समझना चाहिए। तो वेडिंग वीडियो एडिटिंग एक कला है जो कि वेडिंग के 25 सालों से बने हुए इमोशंस को दिखाने की क्षमता रखती है। आपने बहुत अच्छा शूट करके लेके आ गए, आपने बहुत सारे इमोशनल मोमेंट शूट करके लेके आ गए, लेकिन आपका एडिटर जो है वो इस इमोशन को समझता ही नहीं है, उन इमोशन को समझता ही नहीं है, और वो तो बस अपना ऑडियो के ऊपर इफेक्ट लगा रहा है ज़ोर ज़ोर से और उसको एडिट करके दे रहा है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, यार मैंने ये इफेक्ट बनाया, मैंने वो इफेक्ट बनाया, लेकिन आपके क्लाइंट को इफेक्ट नहीं देखना है, उसको अपने आप को देखना है, अपनी वेडिंग को देखना है, आपने जो सिनेमेटोग्राफी करी वो देखना है, उसको इफेक्ट नहीं देखना। तो आपको इफेक्ट्स का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। तो इसके लिए वेडिंग वीडियो एडिटर को उस वेडिंग के इमोशंस को समझने की ताकत होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि वेडिंग वीडियो एडिटिंग एक कला है जो कि वेडिंग के 25 सालों से बने हुए इमोशंस को दिखाने की क्षमता रखती है। तो मैंने जैसे बोला कि एक बाप अपने बच्चे के लिए 25 साल से प्लानिंग करता है, उस पूरी प्लानिंग को अच्छे से प्रेजेंट करने की ताकत एक वीडियो एडिटर के पास होती है, ठीक है। एक वेडिंग वीडियो एडिटर को वेडिंग इमोशंस, सौंदर्य और तकनीकी ज्ञान, मतलब वेडिंग के पूरे इमोशंस, वेडिंग की खूबसूरती और अपने पास जो सॉफ्टवेयर है उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसकी दृढ़ समझ की आवश्यकता होती है। वे अपने फुटेज के साथ, देखो वीडियो एडिटर का सबसे
इम्पोर्टेंट रोल ये है कि वो अपनी कच्ची फुटेज के साथ बात करने वाला पहला व्यक्ति होता है। जो भी आपने शूट किया है उसको सिनेमेटोग्राफर दोबारा देखता ही नहीं है कभी, फोटोग्राफर दोबारा कभी देखता नहीं है, लेकिन वो पूरा फुटेज अगर कोई अच्छे से देखता है तो वो सिर्फ एडिटर देखता है, राइट। तो वीडियो एडिटर उस फुटेज के साथ बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता है। तो वीडियो एडिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर में, राइट। अब आते हैं आगे कि वीडियो एडिटर ने क्या करना चाहिए। तो कुछ बेसिक पॉइंट है एडिटिंग से रिलेटेड, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद आज का सेशन हम लोग ख़त्म करेंगे। और एडिटिंग पे हमारा 31 तारीख को एक और सेशन है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एडिटर शुड नो अ वीडियो एडिटर विदाउट अ स्टोरी बोर्ड इज लाइक अ हाउस विदाउट अ फाउंडेशन। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आप वीडियो एडिटर है, अगर आप वीडियो एडिटर है, एक मिनट, हाँ, तो जब भी आप एडिटिंग करने के लिए बैठते हैं और आप एक फुटेज को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर कोई स्टोरी हो या नहीं हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना कि आप जब एडिटिंग करने के लिए बैठते हैं या आप पोस्ट प्रोडक्शन का काम करने के लिए बैठते हैं आपकी सीट पे, तो आपके पास जो डेटा है उसको जब शूट करके सामने वाला लेके आता है तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई स्टोरी बोर्ड ना हो। जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग करके अगर लाएगा तो स्टोरी बोर्डिंग रहेगी, पर प्लानिंग करके नहीं आया तो स्टोरी बोर्डिंग कैसे रहेगी, तो वहाँ पे कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है। लेकिन एडिटर ने उस पूरी वेडिंग का एक स्टोरी अपने आप प्रिपेयर करना होगा और उस स्टोरी बोर्ड को बनाने के बाद ही एडिटिंग चालू करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आप स्टोरी प्लानिंग नहीं करते हो, स्टोरी बोर्ड नहीं बनाते हो, तो आप एक एडिटर हो जो कि एक घर विदाउट फाउंडेशन, एक घर खड़ा है ऐसे हो, जिसका कोई बेस नहीं है, कभी भी हवा आएगी और वो उड़ जाएगा और उसका नुकसान होगा, ऐसे आप एडिटर हो। तो इसलिए हमेशा एक स्टोरी बोर्डिंग के साथ काम करने की आदत डालना है, ठीक है। ये जनरल पॉइंट है, मैं एडिटिंग के बहुत ज़्यादा डिटेल या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वॉच एवरी फ्रेम ऑफ अ रॉ फुटेज एट अ लीस्ट ट्वाइस देन स्टार्ट। तो जब भी आप वेडिंग फुटेज एडिट करने के लिए बैठते हैं तो एडिटिंग चालू करने से पहले आपके पास जितनी भी वीडियो क्लिप आई हुई है उसको कम से कम 2 बार हर फ्रेम को अच्छे से देखना है, चाहे वो देखने के लिए 2 दिन लग जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पास कच्चा माल क्या क्या है। मतलब अगर आपको कोई एक चीज़ बनाना है, घर में कोई एक सब्जी बनाना है और आपने टेबल पे बैठ के प्लानिंग कर दी है कि आज पनीर बटर मसाला बनाएंगे, तो पनीर रखा है ये आपको पता है, लेकिन बटर नहीं है घर में ये आपको नहीं पता है, तो सब्जी नहीं बनने वाली। वैसे ही आपको आपकी फुटेज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एडिट करेंगे तो आप डिसीज़न ले पाएंगे कि मेरे पास ये फुटेज है और ये फुटेज नहीं है और मैं इस तरीके का एडिट कर सकता हूँ। इसलिए कम से कम 2 बार आपको आपकी फुटेज देखना चाहिए। ये मेरा खुद का एक तरीका है काम करने का जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद स्पेंड मोर टाइम ऑन ऑडियो, इट इज़ द ग्लू ऑफ योर एडिट, ठीक है। तो एक एडिटर, अगर आप एडिटर हो तो आपको आपके लाइफ टाइम में जो फ्री समय मिलता है, जब आप पोस्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप एडिटिंग पे नहीं बैठे हो, तो भी आपको आपका समय ऑडियो को समझने में बिताना है, ऑडियो को सुनने में बिताना है। क्योंकि आपकी वीडियो का जो फेविकॉल है ना, फेविकॉल क्या काम करता है, चिपका के रखता है। तो फेविकॉल अगर है आपके वीडियो का कि जो दर्शक है उसको हम लोग चिपका के रखें, तो उसके लिए साउंड आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए, ऑडियो आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो आपका ज़्यादा समय ऑडियो को ढूंढने और समझने में आपको बिताना होगा, तब जाके आप एक अच्छा एडिटर बन पाएंगे। उसके बाद फिल्म एडिटिंग हैज़ सो मेनी कट्स। देखो ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा टेक्निकल है। फिल्म एडिटिंग के अंदर में बहुत सारे अलग अलग कट होते हैं और उन कट का इफ़ेक्ट आपके स्टोरी के फ्लो, रिदम और स्टोरी के ऊपर हो जाता है।
अगर आपने गलत कट लगा दिया, गलत क्लिप रख दिया, या फिर आपने जो उसके ट्रांजिशंस है वो स्मूथ नहीं रह के आपने जर्की कर दिए, तो आपका जो स्टोरी आपने बनाया वो बिगड़ जाएगा, उसका जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, और हर एक कट जो आप लगाते हो वो आपकी फिल्म को ख़राब भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। इसको समझ के रखना होगा आपको हमेशा, इसलिए आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद नो एवरीथिंग अबाउट योर सॉफ्टवेयर फर्स्ट। आप अगर एडिटर बनना चाहते हैं या आप एडिटर है तो सबसे पहले आपको आपके सॉफ्टवेयर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी पूरी समझ होना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एज एडिटर बनने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किए। आज मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट प्रेजेंट नहीं किया है कि आपको मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ बता रहा हूँ या वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ या सॉफ्टवेयर का कोई टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ। मैंने जस्ट एक सोच आपको बताई है कि अगर आप एक कंप्लीट वेडिंग का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से अगर देना चाहते हो और एक इमोशनल टच के साथ आपके क्लाइंट को देना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा, और उसके लिए सिर्फ एडिटर जिम्मेदार नहीं है। कई बार हम बोल देते हैं कि एडिटर ने अच्छा काम नहीं किया, तो ऐसा कौन सा आदमी है दुनिया में जो ये सोच के काम करता है कि मैं अच्छा काम नहीं करूँगा? आप में से ऐसा कोई आदमी है जो ये सोच के काम करता है कि मैं अच्छा काम नहीं करूँगा? तो हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं तो आपके हाथ में अगर कोई राजा फुटेज आती है तो आप उसको महाराजा बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में कोई भिखारी की फुटेज आ जाती है तो उसको आप महाराजा नहीं बना सकते। आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो, लेकिन कंपैरिजन जो राजा से महाराजा बन रहा है उसके साथ नहीं कर सकते। तो यही मेरी आप सब लोगों के टिप्स है वीडियो एडिटिंग को लेकर। ठीक है, अब ये मेरा सब्जेक्ट था, इस पे मैंने आपके साथ में काफ़ी देर बात किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आई होगी और मैं आपको कुछ समझाने में सक्षम रहा होगा, या फिर मेरा एक सौभाग्य रहा होगा कि अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि थोड़ा सा वेडिंग एल्बम या उसके बारे में भी बात करें, तो मैं अपने आप को स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। तो मैंने अभी तक सारा जो बात किया वीडियो से रिलेटेड किया है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप वेडिंग फोटोग्राफ़र है, और अगर आप वेडिंग फोटोग्राफ़र है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो है आपका वेडिंग एल्बम। और मैंने कई लोगों को देखा है कि अभी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, एल्बम नहीं देना है, हम करिए कोई तो भी अगर आवाज़ आ रही होगी तो। हेलो, राइट, शायद वापस स्टार्ट हो गया, कुछ नेटवर्क का एरर था, तो हम लोग हमारा सेशन आगे करते हैं। तो मैं बता रहा था कि एल्बम में अगर आप एल्बम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आपका वो प्रोडक्ट आपको डिलीवरी करना है, लेकिन आपको तरीका चेंज करना है। आप जब क्लाइंट से डील करते हैं तो क्लाइंट से डील करते वक्त कभी भी ये डील ना करें कि मैं आपको एल्बम के पैसे लेने वाला हूँ। कई लोगों को देखा है मैं 500 रुपये शीट, 400 रुपये शीट चार्ज करता हूँ, तो ये तरीका आपको बदलना होगा। आप आपका जो स्किल है उसका पैसा चार्ज कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी का पैसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और एल्बम मैं आपको फ्री देने वाला हूँ, गिफ्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो गिफ्ट को आप माइनस नहीं कर सकते, आपका फिजिकल कॉपी हमेशा कस्टमर के पास जानी चाहिए, यह आपका हमेशा एम होना चाहिए। तो आपका जो तरीका है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आप आपकी फ़ोटोग्राफी के चार्ज लो, मेरी फ़ोटोग्राफी इस तरीके की है, मैं इस तरीके की फ़ोटोग्राफी करता हूँ और मैं आपका ये काम इस तरीके से करके देने वाला हूँ। और साथ में अच्छी बात यह है कि इस पूरे काम के मैं ये कॉस्ट लेने वाला हूँ पर्टिकुलर, और इस कॉस्ट में मैं आपको मेरी ओर से एक एल्बम फ्री देने वाला हूँ। अब आप जो डील कर रहे हो वो आपके काम की डील कर रहे हो। आप जिस तरीके से सोचते हो, आप जिस तरीके से आपकी फुटेजेस कैप्चर करते हो, आपका जो विज़न है उसके आप चार्जेस ले रहे हो, ना कि आप एल्बम के चार्जेस ले रहे हो। क्योंकि एल्बम तो आपको पता है बहुत कम कॉस्ट में प्रिंट होता है, तो वो सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट है, डिज़ाइनिंग की कुछ कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर जो फोटोग्राफी की गई है वो आपका आर्ट है, वो आपका स्किल है। उस फोटोग्राफी को आपको प्रेजेंट करना है आपके क्लाइंट के सामने, ना कि एल्बम को प्रेजेंट करना है।
ठीक है। तो आप एल्बम को प्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन एल्बम को हमेशा आपके क्लाइंट को देंगे, क्योंकि वही एक प्रोडक्ट है जो एल्बम आपके क्लाइंट के पास में लाइफ टाइम रहता है। सॉफ्ट कॉपी तो इधर उधर शेयर हो गई, उसके बाद में कहीं भी नहीं रहती है। तो हमेशा फिजिकल कॉपी अगर उनके पास में है तो लाइफ टाइम आपका नाम उनके पास में है। तो याद रखें कि आप अपना तरीका चेंज करें, एल्बम को आपको फ्री देना है और आपकी फ़ोटोग्राफी, आपकी आर्ट, उसकी आपको कॉस्ट लेना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफ़ी समझ में आया होगा और वर्कफ्लो जो है आपका काम करने का तरीका आपको किस तरीके से चेंज करना है और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो मैं फेसबुक की तरफ जाता हूं और मैं देखता हूं कि वहां पर आपने क्या क्वेश्चन किया है, और आपको अगर कुछ पूछना है मेरे से तो अगले 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। तो मैं फेसबुक पे ज़रा चेक कर लेता हूँ कि आपने क्या क्वेश्चन किए हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे एसोसिएशन जो है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, वो सब ने भी इस वर्कशॉप को, वेबिनार को ज्वाइन किया है और सब ने मेरे को यहाँ पर स्वागत किया है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आप लोगों के साथ में जो भी मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको शेयर करूँ, और आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया उसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। अब आगे का जो भी सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है। तो हम यहाँ पर देखते, एडिटिंग का चार्जेस का भी कुछ बता दीजिए। तो एडिटिंग के चार्जेस क्या होने चाहिए, इसका डिसीजन कैसे लिया जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो, एडिटिंग का चार्जेस आपको डिसाइड कैसे करना है। तो एडिटिंग का चार्जेस बहुत सिंपल है कि पूरे 24 घंटे में आपके सामने कितने घंटे हैं जिस पे आप एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी एडिटर 14 घंटे कंटिन्यूस काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 14 घंटे मैक्सिमम हो गया, 24 घंटे में से 14 घंटे, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर बहुत अड़ी है, बहुत इमरजेंसी है, बैठ गया एक आधी बार तो बैठ जाता है, लेकिन फिर बाद में जो हालत होती है वो बहुत ख़राब होती है। तो इसलिए कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत लॉन्ग टर्म, यानी कि एक साथ 30 घंटे 40 घंटे बैठ के एडिट करें। मैक्सिमम 14 घंटे एडिट होना चाहिए। अब आपको डिसीज़न लेना है कि आपका जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, पूरे महीने का कितना है। अगर मेरा पूरे महीने का खर्चा 50,000 रुपये है, या मैं काउंट करता हूँ कि 30,000 रुपये है, तो मेरा पर डे का खर्चा कितना हुआ, 1,000 रुपये। तो आपके लिए इसेंशियल क्या हो गया कि मैं दिन भर में कम से कम 1,000 रुपये कमाऊँ। ठीक है। अब दिन भर में आप 14 घंटे काम कर सकते हैं, पर इतना कर नहीं पाते, 10 घंटे काम करते हैं, राइट। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पे कि आपका काम करने की जो स्पीड है या आपके काम करने का तरीका है, उसमें एक शादी का एडिट आप पूरे एक दिन में निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, जिसमें 3 घंटे होते हैं। ठीक है। उस 3 घंटे का पूरा एडिटिंग आप एक दिन में करते हैं, और आप उस एक दिन में किए हुए एडिटिंग का जो चार्जेस लेते हैं वो 2,000 रुपये चार्ज करते हैं, राइट। ठीक है। तो आपकी ज़रूरत है 1,000 रुपये और आप जो निकाल रहे हैं वो 2,000 रुपये। ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज का मेरा सेशन करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से एडिटिंग करनी है, बहुत इमोशनल, बहुत टाइम देके काम करना है, अच्छा काम करना है, और आप वो एक एडिटिंग का काम जो 2,000 रुपये में आपने लिया हुआ है, उस पर टाइम आपने स्पेंड कर दिया 4 दिन। ठीक है। तो जो आपकी ज़रूरत थी 1,000 रुपये रोज़, और जो आप 2,000 कमा रहे थे, उसकी बजाय आपकी जो इनकम हो गई, काम तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन आपने चार्जेस क्या किए, बहुत कम ले लिए, 2,000 रुपये लिए, और उसमें पर डे जो इनकम हो गई आपकी 500 रुपये हो गई। तो आपने अच्छा किया काम, लेकिन आपकी इनकम जो है वो कम कर दी है। तो आपको जो भी इनकम या आपका रेट है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी रेगुलर इनकम क्या हो रही है, आपकी ज़रूरत क्या है, इनको समझ लीजिए। और उसके बाद आप कोई एक फुटेज को काम करने जब बैठते हैं, उस पर कितना टाइम लगने वाला है उसका एक अंदाज, जजमेंट ले लीजिए।
देखो जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के प्रोडक्ट, वैसे एडिटिंग में भी अलग अलग प्रोडक्ट आप कर सकते हो कि मैं 1000 रुपये में जब कॉस्ट ले रहा हूँ तो मैं इस तरीके का एडिट करूँगा, और 10,000 जब चार्ज ले रहा हूँ तो मैं इस तरीके का एडिट करूँगा। अब जो आदमी मेरे को 1000 रुपये चार्जेस दे रहा है उसके लिए मैं एडिटिंग में कितना टाइम स्पेंड करूँगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन दूंगा। लेकिन जो आदमी मुझे 10,000 पेड कर रहा है उसको मैं 3 दिन दूंगा। तो मेरा वीडियो अच्छा ही बनना है क्योंकि मैं उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँगा, ज़्यादा चीज़ें ढूंढूंगा, ज़्यादा ऑडियो पे काम करूँगा, ज़्यादा एडिट पे काम करूँगा, तो वीडियो अच्छा बनेगा, तो कॉस्ट भी मैं अच्छी लूँगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरा को एडिट करने में काम मिल रहा है 1000 रुपये का, या मेरे को टाइम लग रहा है 1 ही दिन का, और मैं कॉस्ट ले रहा हूँ उसके अंदर में जो आधे दिन में हो सकती है ऐसी, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए कॉस्टिंग हमेशा डिसाइड करें कि आपका टाइम कितना आप स्पेंड करने वाले उसके अकॉर्डिंग, और आप किस क्वालिटी का काम करने वाले उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद शर्मा जी ने लिखा है, इतनी अच्छी जानकारी, थैंक यू सर अरविंद शर्मा जी। उसके बाद सकीना अंसारी, ये थैंक यू सर सो मच, थैंक यू मैडम, आपने आज का सेशन अटेंड किया। उसके बाद तरुण अरोरा सर, एडिटिंग के चार्जेस बता दीजिए, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपने आर्ट एंड स्किल का पेमेंट लेते हैं, अपने आर्ट एंड स्किल का पेमेंट लेते हैं, राइट, ये समझ में नहीं आया मुझे। थैंक्स फॉर दिस लवली नॉलेज, थैंक यू सुमन मुखर्जी सर, बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो एडिटिंग सिखाने का क्या रेट लेते हैं? यस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मेरा यूट्यूब पे पेज है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब पेज। 2 मिनट दीजिए मुझे आप। जितने भी लोग अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग यूट्यूब पर मेरा पेज है क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग के नाम से। देखिए मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, ये मेरा पेज है जिस पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ। मैं इसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ नहीं डालता हूँ। इस चैनल के अंदर में मैं भले ही इसमें कम कंटेंट डालूंगा, लेकिन आपको ट्रेनिंग मिलेगी इससे। आप इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इसमें जैसे अलग अलग आपको ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, जैसे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या लेना चाहिए, प्रीमियर में कोई इफ़ेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप ईडीएस में कैसे बनाएंगे इफ़ेक्ट, ईडीएस का बेसिक ट्रेनिंग, प्रीमियर का बेसिक ट्रेनिंग। तो ये एक चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें। उसी के साथ फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मेरा चैनल यही नाम से है, क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग। इंस्टाग्राम पे भी सेम पेज से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे आप मुझे क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग से सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरी क्लासेस की रेगुलर इंक्वायरी आपको मिलती रहेगी। हमारे एकेडमी के अंदर प्रीमियर प्रो, ईडीएस और आफ्टर इफेक्ट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा अलग अलग ट्रेनिंग होता है, जो कि ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। उसके बाद ऑफलाइन अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी में आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी है। आप यहाँ पर हॉस्टल पूरी फैसिलिटी दी गई है, मेस की पूरी फैसिलिटी है, तो आपको यहाँ पे रहने और खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। सर, हमने अपने कस्टमर को आपका वर्क कम समय में कैसे डिलीवर करें, ज़्यादा फोटोग्राफर एल्बम की कस्टमर फोटो। नीरज सर, आप मेरे से इस चीज़ के ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और पर्सनली आपके क्वेश्चन जो दिए इसका शायद आपको आंसर बहुत सारा तो इसमें मिल गया होगा आज के सेशन में। यस, थैंक यू। आप काफ़ी लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं। हेमंत जायसवाल जी कह रहे हैं थैंक यू सर, आपने बिजनेस करने का नज़रिया चेंज कर दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने अगर इसको समझा है तो इसके लिए एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि
कोई भी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग नहीं करता है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग आपको करना है, तो आप जो पहले दिन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर आपके लिए सबसे अच्छा है। उसी को आप अच्छे से ट्रेनिंग ले, उसी की ट्रेनिंग लेके उसके अंदर में मास्टर बन जाए तो आप अच्छे से अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एडोब प्रीमियर करें या फिर EDS करें। अगर आप सिर्फ वेडिंग में काम करना चाहते हैं तो EDS पे भी जा सकते हैं, और आप अगर वेडिंग के अलावा समझो कोई डॉक्यूमेंट्री या एडिटिंग एडवर्टाइजमेंट में भी काम करना चाहते हैं तो आप प्रीमियर पे भी जा सकते हैं। तो दोनों सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। क्लास अटेंड करने के चार्जेस क्या है, तो डेफिनेटली सर मेरे डिफरेंट क्लासेस है, लेकिन अभी ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसके अंदर मेरे ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं जो कि मैं बहुत कम रेट में ले रहा हूँ, बहुत कम चार्जेस में ले रहा हूँ। और आने वाली 5 तारीख से EDS पे मेरा एक बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स चालू होने वाला है 10 दिन का, और उसी के साथ साथ EDS पे ही मेरा एक एडवांस लेवल कोर्स चालू होने वाला है 10 दिन का, और दोनों कोर्स की अलग अलग कॉस्ट है 5,000 रुपये, जो कि आप मेरे से पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कभी भी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, मेरे को यहाँ पर नंबर लिखना है, तो 9371848777। आपकी स्क्रीन पर आपको एक फ्रेम दिखाई दे रही होगी, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने स्क्रीन पे लिखा है हु नीड अ सुपर हीरो व्हेन यू आर वीडियो एडिटर। अगर आप वीडियो एडिटर है तो किसको सुपर हीरो की ज़रूरत है, क्योंकि सुपर हीरो को तो आप बना सकते हैं वीडियो एडिटिंग करके। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का ये सेशन अटेंड किया और मुझे मौका दिया। और साथ ही में उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी एसोसिएशंस है, जितने भी क्लब है, जितने भी एरिया के छोटे छोटे एसोसिएशन मिलके एक आप लोगों ने मेन बड़ा एसोसिएशन बनाया हुआ है, महासंघ बनाया हुआ है, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप इतना अच्छा सेशन रोज़ अरेंज कर रहे हैं, जो कि आपने कल 26 तारीख से चालू किया है और शायद 2 तारीख तक चलने वाला है। और फिर से एक बार आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है दूसरी बार भी। आज का एक सेशन हमने किया था जो कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अब इसके बाद जब मैं आपके सामने आऊँगा तो हम पूरा वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इमोशनल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको मिलूँगा फिर से 31 मई 2021 को शाम को 4 बजे इसी चैनल पे, इसी समय पे और वीडियो एडिटिंग के टॉपिक के साथ। तो थैंक यू। अभी मेरे स्क्रीन पे जो नंबर लिखा था इसमें शायद कुछ गलती थी, 1 डिजिट कम था, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से इस नंबर को आप देख लीजिए, ये नंबर है 9371848777। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जब भी कॉल करें वो समय आप ध्यान रखें, क्योंकि हम एडिटर हैं, रात को 9 बजे के बाद काम करना चालू करते हैं और रात को 2 बजे मुझे फ़ोन करके मत पूछो। आपको जो भी पूछना है आप मुझे सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे के बीच में पूछें। बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। और मुझे हमेशा आप माफ़ करें, सॉरी बोलता हूँ अभी से आपको कि अगर मैं आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आज मैं जिस तरीके आपसे आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं और कहीं प्रेजेंट हो रहा हूँ और मेरी क्लास चल रही हो तो मैं डेफिनेटली आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस मैसेज का रिप्लाई आपको विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के अंदर ज़रूर करूँगा, और नहीं कर पाया तो 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको डिले नहीं होने वाला। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे काफ़ी समय दिया और मुझे काफ़ी देर तक झेला है, मुझे समझा है। थैंक यू।